तो लेट मी स्टार्ट द क्लास। तो जो ये क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं ना टेस्ट सीरीज के लिए पर्टिकुलरली, आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस रिगार्डिंग एनिमल न्यूट्रिशन। और इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, बट हमारा ये होगा कि क्वेश्चन एक देखेंगे लेकिन ट्राई करेंगे कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे ना विल ट्राई टू फिगर इट आउट, राइट। ये सिंपल एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। एक तो आपको हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हमने डील करना है वो भी हम साथ साथ में देख लेंगे इसके हिसाब से। तो इसमें हम जरूर ये देखेंगे कि हमारे इसके सही आंसर्स क्या हैं, साथ साथ में कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हम साइड बाय साइड देखेंगे, राइट। अब जैसे पहला क्वेश्चन ही है, लेट अस स्टार्ट विद दिस। अब इसमें आंसर्स नहीं है, लेकिन जो मैं आपको पीपीटी या पीडीएफ दूंगा उसमें सभी आंसर्स भी मेंशन्ड होंगे और साथ में ये भी मेंशन्ड होगा कि ये कहाँ से कौन बुक से हमने लिए गए, राइट। अब द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर यश प्लीज, पता है, अगर आपको कोई भी लगे कोई क्लैरिटी चाहिए होगी तो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा ना, तो इट वुड बी ग्रेट। अगर लगे आप माइक भी अनम्यूट कर सकते हो तो प्लीज लेट मी नो। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा, कोई दिक्कत लगे कोई क्वेश्चन को समझ में तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि अभी आप जितना मर्जी पूछ लो क्योंकि एग्जाम में फिर आपको ही परफॉर्म करना है अच्छे से, है ना। तो कोई भी आपको डाउट हो प्लीज लेट मी नो स्टार्टिंग से ही। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनको के लिए भी सारा सेम मैसेज है। अब पहला क्वेश्चन है, अ शिफ्ट फ्रॉम द हाई रफेज राशन टू हाई ग्रेन राशन इंक्रीजेस द प्रपोर्शन ऑफ। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम इसमें बेसिक देखेंगे हमारी जो राशन होता है जिसमें हम कंसंट्रेट्स होते हैं और साथ में हमारे रफेजेस होते हैं, राइट। कंसंट्रेट्स जैसे हमने पता है हमारे दाने वाला पार्ट हो गया, जितना भी हम डिस्कस करते हैं, खले हो गई, सीरियल ग्रेन्स हो गया जैसे मक्का वगैरह सारा हो गया, है ना। वो सारा कंसंट्रेट्स आ गए। और जितना भी हमारा रफेज होगा, हरा चारा होगा, वो सारे किस में आएंगे हमारे, वो आपने आ जाएंगे हमारे लेटर से रफेजेस में आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि अगर ज्यादा हम अपने एनिमल को रफिश डाइट देंगे, है ना, तो क्या इंक्रीज होगा। अब आप बेसिक सा क्वेश्चन रूल है जो देख लो। अगर हम लेटर से एसिटिक एसिड या एसिटेट इंक्रीज होगा ना, तो दूध में फैट इंक्रीज होगी, राइट। और जब भी हम अपने एनिमल में प्रोपेनिक एसिड इंक्रीज होगा तो हमारे पशु के दूध में इजाफा होगा। तो जब भी हम अपने एनिमल को लेटस से हाई रफेज डाइट देंगे ना, ज्यादा हरे चारे वाली डाइट देंगे, तो हमेशा हमारे एनिमल का जो है प्रोपोनिक एसिड इंक्रीज होगा, प्रोपोनेट इंक्रीज होगा। सो दैट इज द आंसर, राइट। जब भी हम अपने एनिमल को कंसंट्रेट साथ देंगे तो एसिटिक एसिड इंक्रीज होगा और साथ में हमारा वो फैट भी इंक्रीज होगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस ना थोड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं। अगर अब ये हाई रफेज है ना, हाई रफेज से हाई ग्रेन राशन जब देंगे, हाई ग्रेन राशन जब देंगे तो फिर हमारा क्या है, ट्रोपेनिक है। अगर हाई रफेज वाला रखेंगे तो फिर हमारा उल्टा हो जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट ये हमारा नेचुरल पास्चर्स आर ग्रासलैंड्स दैट आर मेनली फाउंड इन। अब जो नेचुरल पास्चर है, हम पहाड़ों में देखते हैं कि जो मतलब माउंटेन्स वगैरह में लगा रहता है, वो सारा ही हिली एरियाज में आता होता है, राइट। फॉरेस्ट एरिया में नहीं होगा, नेचुरल पास्चर हमेशा हिली एरियाज में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, लेग्यूमिनस फॉडर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। अब लेग्यूमिनस फॉडर मतलब कि जो लेग्यूम्स होते हैं। अब लेग्यूम्स इससे देखें, लेग्यूम्स जैसे कि हमारा लूसर्न हो गया, बरसीम हो गया, काउपी हो गया, जितने भी ये लेग्यूमिनस है ना, ये सारे ही हमारे लेग्यूमिनस फॉडर्स के अंडर आते हैं, राइट। अब लेग्यूमिनस फॉडर का क्या इंपॉर्टेंस है। लेग्यूमिनस फॉडर ऐसे हैं कि मतलब ये प्रोटीन की मात्राएं इसमें अच्छी होती है। जैसे बरसीम है, जो सर्दियों के मौसम में पंजाब हरियाणा में ज्यादातर आप देखोगे, बरसीम हो गया, लूसर्न होगा, काउपी हो गया, राईग्रास हो, सॉरी राईग्रास नहीं, ये बाकी सारे, ये सारे ही लेग्यूम्स हैं। और इनको लेग्यूम्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं अपने रूट्स के साथ जमीन में, राइट। तो हमारा जो सामने ना रखा है कि लेग्यूमिनस में हम किसकी क्लास में रख सकते हैं, मेंटेनेंस में, नॉन मेंटेनेंस में, प्रोडक्टिव में, ना नॉन प्रोडक्टिव में। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन गया, राइट। ये पेपर में आता है बहुत बार क्वेश्चन ऐसा। चलो हम इसको आंसर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप देखो हमारे ये चीजें, मेंटेनेंस टाइप, नॉन मेंटेनेंस टाइप और प्रोडक्टिव टाइप। सबसे पहले हमारी क्लास आती है नॉन मेंटेनेंस टाइप वालों की। नॉन मेंटेनेंस टाइप वालों में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा स्ट्रॉस आ गया, भूसा वगैरह आ गया ना, वो सारे किस में आएंगे, नॉन मेंटेनेंस में आएंगे, राइट। फिर आएंगे हमारे मेंटेनेंस वालों में, मेंटेनेंस वगैरह में जैसे कि हमारे सीरियल ग्रेन्स आ गए, है ना, जैसे हमारे नॉर्मली मक्का वगैरह आ गया। फिर आ गया हमारा प्रोडक्टिव टाइप। ठीक है, प्रोडक्टिव टाइप में क्या आ जाएगा, जिसमें कि हमारे हाई प्रोटीन वाली डाइट्स आ जाएंगी। ये पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो नॉन मेंटेनेंस वाले होते हैं ना, इसमें जो डीसीपी कंटेंट होता है लेस देन 3 होता है। मेंटेनेंस वालों में डीसीपी कंटेंट 3
से लेके 5% तक होता है। प्रोडक्टिव टाइप रफ जिसमें जो हमारा डीसीपी होता है दैट इज मोर देन 5%। तो पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 5% से अगर ज्यादा डीसीपी होगा तो वो फॉर्डर किस क्लास में हम उसको क्लासिफाई करेंगे, मेंटेनेंस में करेंगे, नॉन मेंटेनेंस में करेंगे, प्रोडक्टिव टाइप में करेंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में काफी आते हैं। तो सिर्फ इतना मत देखना, अब लेग्यूमिनस फॉर्डर आपने देख लिया तो आपने सीधा बोल देना कि प्रोडक्टिव टाइप है ना। लेकिन इस सेशंस का लेने का, क्योंकि अगर वैसे तो आपको अगर वैसे ही पढ़ना होगा तो हम आंसर्स वैसे आपको दे देंगे, आपको याद कर लोगे। लेकिन इनको डिस्क्रिप्शंस में ऐसे डिस्कस करने का ये एक मतलब है कि उस क्वेश्चन से जितने भी और कोई क्वेश्चंस बनते आते हैं ना वो हम सारे डिस्कस साथ साथ में कर लें, राइट। लिग्यूमिनस फॉर्डर आ गया तो वो प्रोडक्टिव टाइप टाइप में आ जाएगा। अगर यहीं लिखा होता कि द स्ट्रॉ एंड स्टोवर फॉल अंडर विच कैटेगरी, तो हमने लिखना था नॉन मेंटेनेंस में, ठीक है। अगर कोई मक्का वगैरह लिखा होता है ना हमारा सीरियल ग्रेन्स, फिर हम लिखना था मेंटेनेंस में। तो ऐसी क्लासिफिकेशन है। तो ये वैसे भी हमारी जब वेन एवर वी टॉक अबाउट थ्योरी क्लासेस में वैसे भी क्वेश्चन बढ़ाता था, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट। एक इनके डीसीपी कंटेंट जो मैंने लिखे है ना वो आप लिख भी लेना साइड में। जैसे नॉन मेंटेनेंस वालों का लेस देन 3, मेंटेनेंस वालों का 3 से 5%, प्रोडक्टिव वालों का मोर देन 5%, राइट। So, which of the next question हमारा, which of the following leguminous fodder is cultivated for dual purpose? मतलब एज अ ग्रेन का भी काम दे, दाने का भी काम दे, और हमारे फॉडर का भी काम दे, है ना। अब हमारा जो बरसीम आ गया, लूसर्न आ गया, काउपी आ गई, ये सभी क्या है, हमारे फॉडर हैं, हरे चारे हैं, है ना। इनके जो बीज वगैरह है वो तो बहुत हमने देखे नहीं है ना, कभी इस हिसाब से होंगे कि नहीं पैदा होंगे कि नहीं होंगे उस हिसाब से, क्योंकि सारे ये उस हिसाब से हैं। तो डुअल फॉडर में, अगर डुअल पर्पस में देखा जाएगा कौन सा फॉडर है, तो इसमें लिग्यूमिनस पूछा उन्होंने, है ना। वैसे तो हमारा इंडियन क्लॉवर भी आंसर बनता है इसका, राइट। तो अब इन्होंने लिग्यूमिनस पूछा है, तो फिर हम बोलेंगे हमारा कौन सा रहेगा इसमें केसेस में, कॉपी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारा question. Feeding of fish meal in a non-ruminant ration is mainly done to provide which of the following amino acid? अब कहते हैं कि फिश मील जब भी हम अपने नॉन रूमिनेंट राशन में डालेंगे, अब आपको ये तो पता है रूमिनेंट्स मतलब हमारा जो हमारी भैंसे, गाय हो गई, शीप, गोट हो गए, वो सारे रूमिनेंट्स में आ गए। नॉन रूमिनेंट्स में हमारे आगे जो जैसे हमारा पिगरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, है ना, वो सारे हो गए, ये सारे इसमें आएंगे, रैबिट्स वगैरह हो गए, ये सारे मोनोगैस्ट्रिक्स वालों में उन्होंने बोल दिया, राइट। अब कहते हैं कि हम अपने जो फिश मील को नॉन ल्यूमिनेट राशन में डालते हैं, किस लिए डालते हैं, क्या मिलेगा कि अगर हम इसको फिश मील को अगर डालेंगे नॉन ल्यूमिनेट राशन में। तो ये कुछ ना माइनो एसिड्स हैं, ये देखो, आर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया, मिथनिन हो गया, कोलिन हो गया, ये 4 तरह के माइनो एसिड्स हैं। तो फिश मील को जब भी हम अपने नॉन ल्यूमिनेट राशन में डालते हैं ना, तो स्पेसिफिकली ये डालते हैं ताकि हमारे पशु को लाइसिन कंटेंट अच्छी मात्रा में मिल जाए, ठीक है। ये पेपर में याद रखना कि फिश मील इज अ गुड सोर्स ऑफ लाइसिन, दैट्स व्हाई हम नॉन ह्यूमिनेट राशन में जब भी फिश मील ऐड करते हैं इसलिए डालते हैं ताकि उनको जो लाइसिन की कमी है ना हो पशुओं को, राइट। मिथुनिन आपको पता ही है कि एक सल्फर कंटेनिंग है ना, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे किस किस हिसाब से है, राइट। अब आ गया जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉर्डर इज नोन एज पेरेनियल फॉर्डर, है ना। इन सब में से कौन सा हमारा पेरेनियल फॉर्डर है, जो मतलब सारा साल चलता रहता है, राइट। अब ये कुछ ग्रासेस है, जैसे हमारा सॉर्गम है ना, ये भी इनका एक सीजन है ना, एक मतलब एक टाइम आएगा, पर्टिकुलर 3-4 महीने आएगा। मक्का है, मक्के का भी टाइम आता है, जैसे नॉर्मली फरवरी से लेके अप्रैल मई तक रहता है ना। एक नेपियर ही ऐसा है जो सारा साल चलता ही रहता है, सो दिस इज द पेरेनियल फॉर्डर, ठीक है। मतलब एक बार नहीं, इससे ज्यादा कटिंग्स भी ले सकते हैं, हम इसमें यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, कि जो मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोजन कंटेंट है हमारी एनिमल बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। अब आप समझो पहली बात को, कि जैसे हमारा एनिमल बॉडी होगी ना, तो उसमें जो स्टोर्ड फॉर्म होगी दैट इज ग्लाइकोजन, राइट। तो इस हिसाब से है, अगर हम अपने एनिमल में अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो स्टोर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, स्टार्च आ जाएगा। तो जो ग्लाइकोजन वगैरह है ना, ये कहाँ स्टोर्ड अप होते हैं, ये मोस्टली हमारे लिवर में होता है, लिवर और मसल्स में भी होता है खास कर करके। हम ऑप्शन में हमारे पास लंग्स है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, तो हमने बेस्ट ऑफ द ऑप्शन चूज करना है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज लिवर ओवर हियर, राइट। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस भी काफी बहुत बारी आते रहते हैं, ठीक है जी। यश प्लीज, अगर आप बताओ कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आप अनम्यूट करके एक बार मेरे को बता दो, थोड़ा इंटरेक्टिव रह जाएगा। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ गए, डॉक्टर जयप्रकाश भी आ गए हैं। प्लीज अगर कुछ लगे ना डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना देना डॉक्टर जयप्रकाश और डॉक्टर यश।
अभी मेरे को ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मलबरी हार्ट डिजीज इन पिग्स। अब जो पिग्स में है ना, पहली बात तो ये देख लेना, क्वेश्चन ये भी बड़ी बारी आता है कि मलबरी हार्ट डिजीज जो होती है किस स्पीसीज में पर्टिकुलरली होती है। तो पहला तो ये है कि ये पिग्स में स्वाइन कैटेगरी में होती है, और किसके कारण होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो हमेशा आंसर हमारा इसमें क्या आएगा, विटामिन ई है, राइट। जब ये क्वेश्चंस आपने करने हैं ना, तो इसमें ट्राई टू मेक इट आउट कि बाकी भी क्या क्या निकलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरह बताऊं, जैसे अब आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए का अगर डेफिशिएंसी आ गई ना, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोपथैल्मिया, है ना। जैसे अब राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन को हम बोलते हैं हमारा विटामिन बी टू बोलते हैं, ठीक है। तीन है हमारे विटामिन बी1, बी2 और बी3। इनकी शॉर्ट फॉर्म है ट्रेन, आप याद रख लेना, एक छोटा सा निमोनिक बनाया है। जो बी1 है उसको थायमिन बोलते हैं, बी2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और बी3 को हम नियासिन बोलते हैं। अब जब भी राइबोफ्लेविन की बात हो ना, तो कर्ल्ड टो पैरालिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन होता है कि जो कर्ल्ड टो पैरालिसिस होता है किसकी डेफिशिएंसी की, किस विच पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी होता है, तो ये आपने याद रखना है, राइट। अब थाइमिन आ जाएगा, है ना। तो थाइमिन का पोल्ट्री में सबसे जो डेफिशिएंसी की तरफ से होता है, दैट इज पॉलीन्यूराइटिस। ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो अब विटामिन ई का तो आ ही गया, मलबरी हार्ट डिजीज है। तो ऐसे ऐसे करके ना विटामिन का एक लिस्ट बना लेना, सभी विटामिन का। विटामिन ए हो गया, फैट सॉल्युबल हो गए, हमारे नॉन फैट सॉल्युबल हो गए, है ना, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हमारे कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, राइट, दीज आर ऑल हमारे फैट सॉल्युबल हो गए। और बाकी जो बच के हमारे बी सी, दे आर वाटर सॉल्युबल, है ना। बाद में फिर इनकी क्लासिफाई करके साथ साथ में इनकी लिखते रहना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप जितना भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना, चलो ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए। बट ये है कि साथ साथ में एक नोट्स में अगर लिखते जाओगे ना, जैसे ये विटामिन बी1 है, इसके आगे सभी लिख देना है आपने, कि ये वाली ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर बहुत सारी डिजीजेस हैं जो आएंगी, है ना, पोल्ट्री में आ गई, या आई वुड से लार्ज एनिमल में आ गई, शॉर्ट फॉर्म में आ गई। तो ये सारी साथ साथ में लिखते रहना, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी बनेंगी। नेक्स्ट है कि हमारा एक्सेस फीडिंग करेंगे अगर यूरिया की बोवाइंस में, तो क्या होगा। अब आप समझो यूरिया क्या है, हमारा एक यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, ठीक है। अब यूरिया क्या हमारे एनिमल को देता है, नाइट्रोजन देता है, राइट। अब जब भी हमारे पशु को नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा ना, देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अल्कलॉसिस, ठीक है। जो हमारा हरा चारा है, हरा चारा जैसे लिग्यूम्स है, बरसीम है, लूसर्न है, राईग्रास है, ये भी सारे लिग्यूमिनस है। इनमें भी सब में क्या कॉमन है, नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले एनिमल्स हैं सारे। तो जब भी हमारे एनिमल्स को, जब हम हरा चारा ज्यादा देते हैं ना, तो हमारे एनिमल्स को हमेशा क्या होता है, अल्कलॉसिस होता है। और हम जब भी हम अपने पशुओं को दाना ज्यादा देंगे ना, दाना, जैसे हम बोलते हैं हमारा मक्का हो गया, हमारे खले होगी, जब भी हम दाना देंगे या खले देंगे ना, तो हमारे एनिमल्स में क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो ये बेसिक सा है, ये आप में दिमाग में रखना। अब लेट अस से कई बार क्वेश्चन, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेस फीडिंग ऑफ एक्सेस फीडिंग ऑफ साइलेज इन बोवाइंस में कॉज, फिर क्या आंसर होना चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा। अब साइलेज क्या है, आप सभी को पता है, साइलेज बनता है मक्के से, है ना। मक्का क्या है, इट्स अ गुड रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो अगर स्टार्च कंटेंट आप ज्यादा देंगे, तो हमारे पशुओं में एसिडोसिस होगा। तो आई वुड लव कि अगर आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके आप अगर देखोगे, तो आपको ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, इट्स टोटली ओके, बट एग्जाम्स में नहीं गलत होना चाहिए, है ना। अब लेट अस से मैं बोलूंगी एक्सेस फीडिंग ऑफ, आई वुड से एक्सेस फीडिंग ऑफ कंसंट्रेट्स इन बोवाइन में कॉज, तो क्या आंसर होना चाहिए, एसिडोसिस। एसिडोसिस, राइट, है ना। अब रफीजिस बोलेंगे तो क्या होना चाहिए, एल्कुला। हाँ, रफेजिस, रफेजिस में सारी हमारी जो फॉडर आ गए, जितना भी हरा चारा देंगे वो अल्कलॉसिस कॉज करेगा, राइट। एसाइटिस वगैरह तो चलो एक डिफरेंट कंसेप्ट आ गया ना, तो ये तो हमारे जो डिजीजेस पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया। जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एनिमल को एसिडोसिस या अल्कलॉसिस है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, विच इज द लाइक व्हाट शुड बी द आइडियल पीएच ऑफ अ ह्यूमन, तो ये भी आंसर होना चाहिए 6.8 से लेके 7.2 तक। जहाँ ये भी क्वेश्चन आता है, इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली एसिडिक।
जब भी हम अपने पशु को हाई स्टार्च डाइट्स देंगे, हमारे एनिमल को एसिडोसिस होगा। जब भी हम अपने एनिमल को हाई फाइबर डाइट्स देंगे, दैट इज मोस्टली इन द केस ऑफ फॉडर में, देन हमारे एनिमल्स में अल्कोसिस होगा। राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th वाला। डैश एसेंशियल अमाइनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द वूल प्रोडक्शन इन शीप। अब ना ये भी क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि सबको ही पता है कि हमारे दो तरह के हमारे एक अमाइनो एसिड्स हैं, विच आर मिथनिन एंड सिस्टीन। ये आप याद रखना, ठीक है। अभी मोस्टली ना कई क्योंकि पेपर का माहौल होता है ना, हम इतना रश में होते हैं कि हमने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो जब भी वूल आता है ना, तो हमारे दिमाग में सल्फर आ जाता है। पता नहीं, मेरे में तो आता है, पता नहीं आपके में क्यों नहीं। जब भी वूल की बात करें ना, सल्फर आता ही आता है। तो ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ के करना है। अब सल्फर भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग, अब मिथनिन क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, राइट। तो इन्होंने ये नहीं पूछा कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड है। सो द question here is which is the essential amino acid which is required for wool production, though the answer should be methionine, right। एक और हमारा अमाइनो एसिड है, दैट इज सिस्टीन। तो इस हिसाब से क्वेश्चन घूम फिर के आ सकते हैं। तो आपने इसे, अब इसमें मिथनिन है तो मिथनिन है, सिस्टीन होता तो हम सिस्टीन भी बोल सकते थे, अगर बोथ बी एन सी बोलते फिर हम बोल सकते थे, राइट। उस हिसाब से है। अब आ गया नेक्स्ट हमारा, अफ्रीकन टॉल इज अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉडर। अब ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये होते हैं रट्टे वाले क्वेश्चंस। अब इसमें समझने की कुछ बात नहीं होती, ये रट्टे वाले क्वेश्चंस हैं। ये हमें पता है कि जो हमारा पेरेनियल फॉडर है, एक नेपियर है, ये भी इसकी वैरायटी है। तो ये मतलब रट्टे वाले क्वेश्चंस हैं, तो हमें याद रखने होंगे इस हिसाब से। तो दैट इज अ नेपियर फॉर्म। अब आ गया ये हमारा, द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबायोटिक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे अच्छे एक प्रोबायोटिक में क्या क्या होना चाहिए? ऑप्शंस है, इट शुड बी ग्राम पॉजिटिव, इट शुड बी एसिडिक एंड बाइल रेजिस्टेंट, इट शुड बी नॉन पैथोजन, या ऑल ऑफ अबव। अब ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है बहुत बड़ी, बट आपने याद रखना कि जो भी प्रोबायोटिक्स ज्यादातर होते हैं ना, वो मोस्टली दे आर ऑल ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है। और प्रोबायोटिक का मतलब ही क्या है? अब जब पशु को हम प्रोबायोटिक देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो पेट में जब जाएगा तो वो ब्रेक डाउन ना हो, तो इसलिए वो एसिड रेजिस्टेंट होते ही होते हैं। क्योंकि हम जब भी प्रोबायोटिक्स देंगे, तो जाना तो पेट में या आंतड़ियों में जाना है। इफ अगर हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की, इफ आई से इन द केस ऑफ रूमिनेंट्स, तो उस केस में हमें पता है कि पहले वो र्यूमन में जाएगा। तो र्यूमन की पीएच तो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वहां तो टूटेगा टूटेगा, है ना। तो प्रोबायोटिक्स ज्यादातर कहाँ टूटने चाहिए? जहां पर जो एसिडिक इन्वायरमेंट को वो सस्टेन करके बॉडी में अब्सॉर्ब हो सके। सो ऑल ऑप्शंस आर राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गॉसिपॉल का। अब ये भी क्वेश्चन आपको, आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बार आता है। तो इससे हमें क्या सीखना है कि गॉसिपॉल, तो चलो ये आप सभी को आई गेस पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार घूम फिर के आता रहता है कि जो भी हमारी कॉटन सीड केक है ना, उसमें एक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है जिसको हम गॉसिपॉल बोलते हैं, राइट। बस इसके साथ साथ हमें ये बाकी भी देखने हैं। मैं, अगर आप चाहोगे ना, एक चार्ट ही हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत कॉमन है पेपर में आने के लिए, है ना। तो अगर आपने एंटी न्यूट्रिशन वाला, फैक्टर्स वाला आपको चाहिए, है ना, रिवीजन के तौर पे, हम सभी एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आप साइड साइड लिखी भी जाओ टॉपिक्स, क्योंकि एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। अब हम सबका ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सैपोनिन्स हो गए, लिनसिड्स हो गए, है ना। अभी सोयाबीन है, उनमें भी हमारा बहुत सारे पैप्सिन हो गए, लैक्टिन्स हो गए, ऐसे अलग अलग एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर हैं। लेकिन द मोस्ट कॉमन है हमारा, जैसे गॉसिपॉल करके है, राइट। अब है नेक्स्ट हमारा जी, हे व्हेन रेडी फॉर स्टोरिंग शुड नॉट कंटेन मॉइस्चर मोर देन दिस परसेंट। अब ये क्वेश्चन आया, चलो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हे क्या है। हे भी एक तरह का, हमने अपने फॉडर को प्रिजर्व किया है ना। साइलेज में क्या था? साइलेज को हमने जैसे मक्का लिया, उसको काट के एज इट इज स्टोर कर दिया। हे में क्या होता है कि हे में हम अपने जो चारा है, उसको सन ड्राई करते हैं, ताकि उसका मॉइस्चर लेवल जितना जितना ज्यादातर हो सके वो उड़ जाए मॉइस्चर लेवल, और हमें सिर्फ क्या बच जाए, हमारा ड्राई मैटर ही बच जाए, है ना। ये दो तरीके हैं, साइलेज एंड हे। दीज आर बोथ द टू ऑफ द ऑप्शंस जिसमें हम हरे चारे को प्रिजर्व करते हैं। साइलेज में हम प्रिजर्व करते हैं कि ताकि साइलेज में प्रिजर्व करते हैं, जैसे हमारा स्टार्च रिच। आप समझो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हे ज्यादातर, अब क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉडर इज गुड फॉर हे। तो ऑप्शंस पे अगर आ जाए मेज, वीट, राई ग्रास या बरसीन, तो क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से?
एनी गैसेस? कोई मतलब कोई कोई चक्कर नहीं है, हम सीख ही रहे हैं सारे। शुड आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल? प्लीज लेट मी नो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, वो इसका इश्यू है। ओके, अब हे का मैंने क्वेश्चन पूछा आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉडर इज गुड फॉर हे मेकिंग? ऑप्शंस आर मेज, व्हीट, बरसीम और राईग्रास। बरसीम सर। बरसीम, हाँ। जब भी हम हे बनाएंगे ना, तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमने प्रोटीन रिच वाले जो फॉडर है ना उसकी ही हे बनानी है। जब भी हमने साइलेज बनाना है, तो हमने वो वाला फॉडर यूज करना है जो जिसमें एनर्जी और स्टार्च कंटेंट ज्यादा हो। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं हमारे फॉडर को प्रिजर्व करने के लिए। हे में हमको हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हाई प्रोटीन वाले को यूज करेंगे। साइलेज में हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमने हाई स्टार्च कंटेंट वाला यूज करना है, ताकि हमारा वो बन जाए, है ना। अब स्टार्च साइलेज की भी अगर बात आई ना, तो इसमें देख लेते हैं साइलेज की। बहुत बार एक बारी क्वेश्चन आता है कि साइलेज मेनली क्यों चाहिए। अब साइलेज मोस्टली हमें इसलिए चाहिए होता है कि हमने अपने पशुओं का ड्राई मैटर पूरा करना होता है, राइट। ड्राई मैटर पूरा होता ही आजकल साइलेज से है। जितनी भी डेयरी फार्मिंग है ना, वो सस्टेन ही तभी करेंगे अगर साइलेज वगैरह यूज होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अब बरसीम है ना। बरसीम में आप सभी को पता है कि 80 to 85% इसमें पानी है ना। 15% इसमें क्या है, सिर्फ हमारा ड्राई मैटर। तो अगर लेटर से मैंने अपने अपने पशु को 10 किलो बरसीम डाली है, तो उसमें 8.5 किलो तो पानी ही है। 1.5%, 1.5 किलो इसमें क्या है, ड्राई मैटर है। तो अब उसमें ये मतलब कईयों को ये भी कन्फ्यूजन है कि 1.5 किलो वो प्रोटीन है, नहीं। 1.5 किलो ड्राई मैटर है। उसमें आगे जाके फिर जाके प्रोटीन कंटेंट हम आगे देखेंगे, राइट। तो अगर आप सोचो, लेटर से हमारे पास एक नॉर्मल सा एनिमल है, आई वुड से 500 किलो का एनिमल है ना। तो अगर 2.5% की बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखें, तो उसका ड्राई मैटर बनता है 10%, 10 किलो, है ना। और अगर उसका दूध लेटर से 15 किलो है, तो 1/3 करके देखें तो 5 किलो। 10 और 5 हमारे 15 किलो हो गया। अब 15 किलो पशु का ड्राई मैटर कैसे पूरा करेंगे? रफेजिस में तो अगर 10 किलो डालेंगे तो 1.5 किलो पूरा हो रहा है। सोचो कितना बरसीम देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए साइलेज वाला कंसेप्ट आया है, क्योंकि साइलेज में ड्राई मैटर बहुत अच्छा होता है, जैसे 30 से 35% होगा, है ना। कंपैरिजन ऐसी है कि मैंने अपने पशु को 10 किलो अगर बरसीम दिया, तो मेरे पशु को 1.5 किलो ड्राई मैटर मिला। वही मैंने अब अगर अपने पशु को 10 किलो साइलेज दिया, तो मेरे पशु को 3.5 किलो तक प्रोटीन मतलब ड्राई मैटर मिला, है ना। कितना डिफरेंस रह जाता है। सो दिस इज द होल कंसेप्ट, राइट। अगर आपको कोई होगा ना क्वेश्चन, आप साइड में लिखी जाओ। हम इसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये आपका क्लासेस है ही इसलिए है कि जितनी भी डाउट्स है ना आप क्लियर कर लो, है ना। जितने भी स्टूडेंट एटलीस्ट लाइव बैठे हैं, उनका तो फायदा होना चाहिए ना इस हिसाब से। बाकी चलो रिकॉर्डिंग, हाँ चलो, ये हमने मिस ही कर दिया था। अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस हिसाब से। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन डाला है कि हे व्हेन रेडी फॉर स्टोरिंग शुड नॉट कंटेन द मॉइस्चर मोर देन, हाँ। अब हे को जब स्टोर करना है, तो हमारी कोशिश तो वही रहेगी ना कि मॉइस्चर कम से कम हो, है ना। हमारी कोशिश तो यही रहती है। क्योंकि जितना मॉइस्चर कम रहेगा हमारी हे में, उतना ही ज्यादा हम उसको अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया, तो आपको सबको पता है कि अफ्लाटॉक्सिन आ जाएगा। अफ्लाटॉक्सिन आ जाएगा तो हमारा जो फोल्डर है वो सारा खराब हो जाएगा। तो स्टोर करने का मतलब ये होता है। अब ये भी ना एक चैलेंज होता है, क्योंकि बरसीम, लूसर्न, राइग्रास ज्यादातर कब होती हैं, सर्दियों के सीजन में। अब सर्दियों में हमने इसको सन ड्राई करना होता है ना। तो सर्दियों में बहुत कम ही सूरज बाहर आता है ना। तो कई बार क्या होता है कि फार्मर्स जल्दी करते हैं कि ये मतलब प्रॉपरली सूरज की शाइन आ नहीं रही, थोड़ा बहुत मतलब करते हैं कि थोड़ा सा इसको करके ड्राई अंदर स्टोर कर लेते हैं, बट वो खराब हो जाती है ना। तो इसलिए है कि इसका कंसेप्ट ही है का यही है कि हमने इसका ड्राई मैटर ज्यादा से ज्यादा करना है, मॉइस्चर कंटेंट जितना कम हो सके। तो ये इसमें सिंपल सा है कि जो हमारी सबसे वाला है, मतलब कम से कम कितना, 16 to 18%। सो दिस इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, है ना। तो वाटर सॉल्युबल हम अपने आप ही पता चल जाएगा। पहले हम ये देखेंगे कि फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं। फैट सॉल्युबल हमारे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। तो कौन सा बचा हमारा, राइबोफ्लेविन, है ना। अब राइबोफ्लेविन का भी मैंने आपको बताया था, विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है। B1 का था थायामिन और B3 का था नियासिन।
ठीक है, तो ऐसे करके सिर्फ एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, जितना भी इसके और जितने प्रकार बन सकते हैं ना, हमने सबको ही दिमाग में रखना है, तो उस हिसाब से एक्सक्यूज मी। टाइप किया क्वेश्चन किसी ने चैट पे? यार कई बार ना कोई लगे तो मेरे को सीधा बोल देना, कई बार मैसेज पे ध्यान नहीं जाता, अनम्यूट करके बोल दिया करो। द साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट इन लिम्फोसाइट्स आर, है ना। अब ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगे ना कि ये कर रहे हैं रिपीट, तो ये भी एक तरह का एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर ही है, साइनोजेंस वाला। तो ये तो बड़ा इजी है। जैसे हमारा लिनसिड है, ये हमारा लिनामेरिन ही होता है, और ये बाकी भी कहीं कहीं में होते हैं, वो भी हमने डिस्कस करने आगे आगे। ये क्वेश्चन आ गया, इन विच ऑफ द एनिमल आर्जिनिन रिक्वायरमेंट इज हाईएस्ट। अब आर्जिनिन एक हमारा है अमाइनो एसिड, है ना। तो इन्होंने बोला है कि सबसे ज्यादा जो इसकी जरूरत किस में होती है ना। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पोल्ट्री है ना, कैटल है, डॉग है, और हमारा बफलो भी दिया हुआ है साथ में इन्होंने। अब ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन डाइसी है। तो इसमें ये क्या है कि आर्जिनिन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ये पोल्ट्री में बहुत होती है और डॉग्स में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज, जैसे पोल्ट्री में एक्स्ट्रा एक अमाइनो एसिड कौन सा है जो चाहिए चाहिए होता है, एनीबडी? डॉक्टर जयप्रकाश, विच ऑफ द वन एसेंशियल अमाइनो एसिड विच इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ पोल्ट्री? लाइसिन सर। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। ठीक है। ग्लाइसिन इज वन ऑफ द मेजर अमाइनो एसिड दैट इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ पोल्ट्री में। तो ये लिख लो पेपर में, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब लेट अस से, अब डॉग्स में बोला जाए ना, डॉग्स में भी आर्जिनिन बहुत जरूरी होता है, राइट। अब इन्होंने ऑप्शंस ऐसे थोड़ी डाइसी करके दी होती हैं, तो इस मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में दोनों को ही नंबर मिल जाता है, अगर कोई पोल्ट्री करे या डॉग करे। बस इसमें थोड़ा सा फर्क पता क्या होगा, एमसीजी लेवल्स में, माइक्रो क्लोरोग्राम्स में जो फर्क रहेगा। बट द टाइमिंग इसमें आंसर जो रहेगा हमारा पोल्ट्री रहेगा। बट डॉग जो अगर रहेगा तो वो सही ही रहेगा, ऐसी ऑप्शंस में रहते हैं। जो एक क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने दोनों को करेक्ट किया था, बट आजकल ऐसी गलतियां नहीं करते, आजकल बड़ी स्पेसिफिक ऑप्शंस देनी शुरू कर दी उन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हे का। हे सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, हे क्या है ना। बट इसमें भी कई बारी हमारी दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अब ग्रीन फॉरेस्ट भी हे होती है ना, ग्रीन फॉरेस्ट से ही बनती है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सन ड्राइड फॉरेस्ट। जब हमने सन धूप से अच्छे से सुखा लिया, जो फॉरेस्ट हमारा बच गया है वो ही रहेगा। हे आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज हो गई है, इन द केस ऑफ आई वुड से स्मॉल यंग काफ्स में बहुत यूज होता है, हॉर्सेस में बहुत यूज होता है ना। हॉर्सेस में अब ये है कि लूसन बर्सीन राइग्रास तो ऐसे दे नहीं सकते, बिकॉज उसमें पानी बढ़ा जाता है तो एयर ट्रैप हो जाती है। तो एनिमल को, हमारे घोड़ों को, हॉर्सेस को ब्लोट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हे में क्या है कि कोई पानी बचा ही नहीं, कोई एयर जो पॉकेट्स है वो रही नहीं है ना, सिर्फ न्यूट्रिशन ही है, एज इट इज है ना। अब डेयरी सेक्टर में भी ऐसे है, जैसे हमारे काफ्स वगैरह हो गए, है ना। काफ में क्या है कि पशु को ड्राई मैटर पूरा करना है ना। अब भूसा तो खिलाएंगे नहीं, अब भूसा जैसे आई वुड से मक्की का, सॉरी वीट का, गेहूं का भूसा हो गया या चावलों का भूसा हो गया। अब चावलों का भूसा हो गया या हमारे मक्की का भूसा हो गया, इन सभी में अब क्या पता चक्कर क्या है, इनके जो भूसे में बेबी सीपी कंटेंट कुछ हो, लेकिन डीसीपी कंटेंट दैट इज डाइजेस्टिबल प्रोटीन प्रोटीन बिल्कुल जीरो है ना। तो हम, हमारा जो भूसा काम क्या करता है, भूसा सिर्फ काम क्या करता है, फिलिंग इफेक्ट देने के लिए, है ना। अब हम जैसे डेयरी फार्मिंग में यूज करते हैं भूसे को, तो हरे चारे में उसको मिक्स कर देते हैं भूसे को, ताकि एनिमल को फिलिंग इफेक्ट आए, और एट द एंड हमारी पशु का ड्राई मैटर पूरा सके। आप सभी को पता होगा जो भूसे में ड्राई मैटर कितना होता है, 90% तक होता है ना। तो हमने अपने पशु का ड्राई मैटर पूरा करना है, उसके लिए भी हम भूसा यूज करते हैं। बट भूसे की खुद की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं, सिर्फ वो एक सैशिएटिंग इफेक्ट देता है कि पशु को लगता है कि हाँ मैंने पेट भर के खाना खा लिया है, तो सैशिएटिंग इफेक्ट आता है। और कोई कुछ नहीं, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलती इससे, है ना। इनफैक्ट लिग्निन वगैरह जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है वो ज्यादा बनते हैं। अब लिग्निन्स वगैरह ज्यादा हो गया तो पशु को
जैसे गर्मियों का मौसम आ गया है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पशुओं को चाहते हैं कि ये कम भूसा खाएं, बिकॉज भूसा खाएंगे उसको पचाने के लिए ज्यादा रिम्यूनेशन करेंगे, जब ज्यादा रिम्यूनेशन करेंगे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, तो पशु का एक मतलब एक एफर्ट लगता है, एनर्जी यूज होती है ना। तो भूसा तो इनफैक्ट पशु की एनर्जी को खींचता है, देता कुछ नहीं है, एनर्जी को खींचता है, राइट। अब हे क्या है, हे भी एक तरह का भूसा ही है ना। हे मतलब अगर आप नॉर्मल भूसा देखोगे वो सेम ही है, बट हे में क्या है कि हमने भूसा किसका बनाया है, हमारे लेग्यूमिनस क्रॉप का। लेग्यूमिनस क्रॉप में क्या था, प्रोटीन था, है ना। अब वो भूसे में मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू भी आ गई, ड्राई मैटर भी पूरा कर रहा है, सो दैट्स व्हाई ही इज अ गुड ऑप्शन अगर हम बात करें पशु का ड्राई मैटर पूरा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिश मिल इज कॉमनली यूज्ड इन द राशन ऑफ, किस किस में यूज कर सकते हैं। अब फिश मिल का यूज करने का आपको चलो ऑप्शन में बहुत क्लियर ही है। फिश मिल जैसे अगर इंडिया में बात करें तो वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज हैं जो आजकल जो फीड की कंपनियां हैं बहुत बार वो ज्यादातर यूज करती हैं, जैसे पिग फार्मिंग में हो है ना, या पोल्ट्री में हो, ये इसमें काफी यूज अप होता है, राइट। बिकॉज इसमें एक एसेंशियल अमीनो एसिड है दैट इज लाइसिन, दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ पोल्ट्री, राइट। अब इंडिया में वैसे भी जो ऐसे सोर्सेस है ना, एनिमल वाले सोर्सेस है, वो फीड में नहीं डालते, हम मतलब अलाउड ही नहीं है ना। और जो इसके ऑप्शन पहले है डेयरी काउस, तो हम यूज ही नहीं करते है ना। तो कैमल वगैरह की फीड में फिश मिल चाहिए ही नहीं होता है, फीड इनकी इतनी मतलब कॉमन भी नहीं है। शीप के केसेस में वो भी फिर बात आ गई कि हमारे इंडियंस का कल्चर इस हिसाब से है कि हम नॉर्मली एनिमल बेस्ड प्रोटीन कोई कंटेंट यूज अप नहीं करते, तो ये मोस्टली पोल्ट्री में यूज किया जाता है, बिकॉज इसमें ही मोस्टली हमने लेने होते हैं, मतलब किसी ने अंडे खाने हैं तो दैट इज कम अंडर द नॉन वेज केसेस ओनली, सो दैट्स व्हाई हम मोस्टली पोल्ट्री में यूज अप करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे ड्राई फॉडर, जैसे भी हमारे हरा चारा हो गया, उसमें क्रूड फाइबर कंटेंट कितना कितना होना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन कॉमन है। तो उस हिसाब से हमने इसको देखना कि फाइबर लेवल कितना है। अब फाइबर क्यों चाहिए पशु को, साथ साथ में ऐसे भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। पशु को फाइबर चाहिए ताकि पशु के दूध में फैट कंटेंट बढ़े, राइट। अब जितनी भी डेयरी फार्मिंग लोग कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग इसलिए कर रहे हैं कि वो दूध बेच सके। अब दूध आप सभी को पता है कि दूध बिकता है दूध के फैट कंटेंट के बेसिस पे, अगर दूध में फैट अच्छा है तो दूध का प्राइस अच्छा लगेगा, अगर दूध में फैट कम है तो उसका प्राइस उस हिसाब से कम में लगेगा, राइट। तो फाइबर क्या करता है, फाइबर ज्यादा होगा तो फाइबर की वजह से क्या होगा, एसिटेट अमाइनो एसिड सॉरी वोलेटाइल फैटी एसिड ज्यादा बनेगा और दूध में फैट ज्यादा बढ़ेंगी, राइट। हमारे तीन तरह के वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, एनीवन प्लीज लेट मी नो अगर कोई बताना चाहे तो। एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड और बिटारिक। राइट, है ना। तो ये तीन हमारी वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं। एसिटेट हम हमारा जब भी हो तो दूध में फैट बढ़ती है, प्रोपोनेट जो है उससे हमारे दूध में इजाफा मतलब दूध की वॉल्यूम बढ़ती है, ठीक है। ब्यूटारेट भी कुछ ना कुछ करता रहता है, बट जो सिग्निफिकेंटली दीज आर द मेन वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सक्लूसिवली हमारे जो मिल्क की न्यूट्रिशन पे, राइट। तो इसमें ये आंसर शुड बी 18%। ये भी थोड़ा सा रट्टे वाला क्वेश्चन ही है, तो ये आप याद रख लेना इस हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा मतलब इट्स अ मगअप टाइप ओनली कि डीसीपी कंटेंट और टीडीएन वैल्यू कितना राशन में मेंटेन रहना चाहिए, तो ये भी आपने डीवी रेडी में बहुत बार पढ़ा होगा कि 70% तो टीडीएन है ना। तो एक बार आप पता है ना टीडीएन इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी, प्रोटीन, फाइबर और फैट्स। इट्स ओके यार, आप इंटरेक्ट करो, टीडीएन आपके हिसाब से किसका यूनिट है, एनर्जी का होना चाहिए। राइट। और इसकी फुल फॉर्म क्या है। टोटल डाइजेस्टेबल। हाँ, ये कंफ्यूजन बड़ी रहती है कई बारी ना, टीडीएन की फुल फॉर्म से लगता है कि मतलब यूनिट लगता नहीं इसका, लेकिन एनर्जी का यूनिट होता है, राइट। तो पेपर में आते हैं क्वेश्चन इस हिसाब से। तो टीडीएन इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और इस पर्टिकुलर में जो आंसर है डीवी रेड्डी से उठाया गया इसका आंसर। 10 to 15% शुड बी डीसीपी कंटेंट और 70% तक टीडीएन वैल्यू, ये मेंटेनेंस राशन में है। अब अगर मैं पूछूं आप सबसे कि व्हाट शुड बी द प्रोटीन कंटेंट इन द ट्रांजिशन एनिमल फीड, तो क्या होना चाहिए ट्रांजिशन एनिमल टीएमआर में। मैं सिर्फ क्रूड प्रोटीन बोल रहा हूँ कि एक ट्रांजिशन वाला एनिमल का हमने टीएमआर बनाया है, टोटल मिक्स राशन है जिसमें भूसा भी है, हरा चारा भी है ना, दाना भी है, और ट्रांजिशन में एनिमल है, तो उस केसेस में उसका प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए एनीवन।
योर ऑप्शन इज 11, 12, 13 और 14। एनी गेस? कोई कोई इशू नहीं है, कोई इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद नहीं। बस ये है कि थोड़ा याद रहता है फिर इस हिसाब से। चलो, इट्स ओके। 14%। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया था इसलिए मैं बता रहा था, यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था एक बार ये। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ट्रांजिशन एनिमल की डाइट्स में जो प्रोटीन कंटेंट है ना, वो 14% होता है, ये याद रखना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। अब ये देखो, अब पता कईयों को क्या लग रहा होगा कि हर हमने डाइट में तो फीड में तो 18% पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हो कि 10 से 15% ही है। तो क्या डिफरेंस है मैं जो बुक्स में पढ़ा और इसमें पढ़ा? कोई बता सकता है? प्लीज लेट मी नो। कॉन्वर्सेशन है यार, ओपन है। 10 से 15% कम नहीं है डीसीपी? एनीवन? डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर एसआर, डॉक्टर यश? शुड आई एक्सप्लेन? यस सर। यार इसमें ना ये कंफ्यूजन ये रहती है। अब ये ध्यान से पढ़ो, मतलब ना क्वेश्चन ये भी बड़े लोग गलत करके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी, लगते बड़े सिंपल हैं। अब सभी ये पढ़ लेंगे कि एनर्जी तो सब में सेम है, 70 70 70% है। तो एकदम से वो टिक करेंगे किसको? जो मोस्टली बच्चे कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, 15 से 20%, क्योंकि सबको होता है 17% 18% तो होती है। तो ये मतलब उसके बीच में आ गया। बट यहां उन्होंने पूछा है डीसीपी, दैट इज डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, है ना? तो वो कम ही होगी हमेशा। ठीक है। जैसे काफ स्टार्टर है ना? काफ स्टार्टर का क्वेश्चन आ जाए तो प्रोटीन कंटेंट हैज टू बी लाइक 22 से लेके 24 25 तक % होना चाहिए। लेकिन डीसीपी की बात करेंगे तो 18 से 19% तक होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार गलत होता है, तो आपने प्रॉपरली पढ़ना है कि यहाँ पर उन्होंने डीसीपी पूछा है, सीपी नहीं पूछा है ना? तो डीसीपी हमेशा कम ही होगी। जैसे बूसे की बात करें, तो बूसे में अगर सीपी कंटेंट पूछा जाए कि क्रूड प्रोटीन कंटेंट कितना है, तो हम बोलते हैं 2 से 3% है। लेकिन डीसीपी पूछा जाए तो 0% है ना? डाइजेस्टिबल वाली प्रोटीन प्रोटीन कितनी है वो उस हिसाब से है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डीसीपी, अगर इन्होंने पूछा है तो आंसर इज 10 to 15%। बट अगर इन्होंने यही पूछा होता व्हाट इज द सीपी एंड टीडीएन %, तो फिर हम बोलते 15 से 20% सीपी और 70% टीडीएन। ठीक है। तो यहाँ पर डीसीपी है, तो दैट्स वाई द ऑप्शन इज 10 to 15%। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार है, लिग्नो सेल्यूलोज बॉन्ड वाला, तो इसको हम डिस्कस करते हैं पेपर में ना। ये बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, और ये गलत भी होता ही रहता है। लेकिन चलो, अभी तो वैसे बहुत बार पब्लिश हो गया है, तो इसलिए बच्चों का भी थोड़ा सा मगअप ही हो गया है। लिग्नो सेल्यूलोज बॉन्ड तोड़ने के लिए, अब आपको पता है कि जैसे हमारे फाइबर के सोर्सेज है ना, खास करके भूसा वगैरह में वहाँ बॉन्ड्स होते हैं, है ना? हम बोलते हैं ना कि हमारा जो भूसा है डाइजेस्ट नहीं प्रॉपरली होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें जो लिग्निन सेलुलोज बॉन्ड होता है ना, बड़ा स्ट्रांग होता है, जो टूटता नहीं है प्रॉपरली। अगर वो प्रॉपरली टूटेगा ही नहीं तो वो पचेगा ही नहीं प्रॉपरली, है ना? पशु को लगेगा ही नहीं। तो ये किससे टूटता है ना? तो ये क्वेश्चन जैसे पहली बार जब ये क्वेश्चन आया था ना, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, आई गेस किसी वीओ के एग्जाम में। तब आई वुड से 100 में से ना 90 बच्चों ने ये आंसर गलत किया था, है ना? सभी ने प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ सब ने। बट फिर डीवी रेड्डी ने लॉन्च किया था, उन्होंने पब्लिकेशन दी थी, तो द आंसर शुड बी फंगस। ठीक है। फंगस तोड़ता है, फंगाई तोड़ती है लिग्नोसेलुलोज बॉन्ड को। फिर बहुत बार प्रोटोजोआ को भी सही आंसर बताया गया था, लेकिन इसका स्पेसिफिक आंसर है फंगस। अब आ गया जी हमारा प्रोबायोटिक ईस्ट। इसमें क्वेश्चन है कि कौन कौन सा है हमारा। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेशिया, एस्पेरजिलस, बोथ एंड बी, नाना हुबब। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी ईस्ट की बात होगी ना, तो सैक्रोमाइसिस की ही बात होगी। डेयरी फार्मिंग में अगर बात होगी ईस्ट की, या प्रोबायोटिक फॉर्म ऑफ ईस्ट में, और कोई ईस्ट यूज ही नहीं करते हम, बिकॉज हमारे जब ह्यूमन की स्टडी की गई थी ना हमारे पशुओं की, तो उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेवेशिया ही एक ऐसी स्पीसीज थी जो पाई गई थी, और कोई स्पीसीज है ही नहीं। आई वुड से प्रेवलेंट है। होती सभी हैं, थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि 100 में से 80% सैक्रोमाइसिस सेरेवेशियस थी। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्म में इस हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर आ गया रट्टे वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको इसको याद करना है, पेपर में आएगा। प्रोटोजुआ, एक अगर एमएल हमने ह्यूमन लिख कर लिया, तो उसमें कितना प्रोटोजुआ होगा? तो इसका 10⁸ आंसर है।
समझने की कुछ बात नहीं है, रट्टा मारना है, बस याद कर लो। 10⁻8 इज द आंसर फॉर दिस। अब आ गया ये हमारा क्वेश्चन, एक्सीलेंट साइलेज पीएच कितना होना चाहिए, है ना? तो प्लीज एनीवन, साइलेज की सही पीएच वाला क्या है, मतलब बताइए। थ्री थ्री पॉइंट टू एट टू 4.2। जी, राइट। तो ये क्वेश्चन में ना, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भी गलत बहुत करते हैं। अब जब भी वैसे ये सही है ना, जो ज्यादातर कंफ्यूजन किस में आती है, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन बुक्स में देखा ना, डीवी रेड्डी में किसी में भी देखा, तो वहां क्वेश्चन होता है वेरी गुड साइलेज पीएच कितना होना चाहिए, 3.5 से 4.2 तक, है ना? तो एक्सीलेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो कई बारी बुक्स में दिया गया है कि अराउंड 3.2 से 3.5% तक, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ देखा है कि लोएस्ट पीएच कौन सी है, तो हमने उसको चूज करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आया था ना 3.5 से 3.7 और एक्सीलेंट होता, फिर हमने आंसर लिखना था। अगर यहाँ पर लिखा होता वेरी गुड, फिर हमने चूज करना था 3.8 से 4.2। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से है ना। बाकी जैसे विटामिन डी वगैरह से, रिकेट्स वगैरह, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे हमारा स्कर्वी वगैरह, राइबोफ्लेविन हमने बोल लिया, कर्डोपेरासिस करके, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, द बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग इज मेज, ओट्स, लूसर्न या ऑल ऑफ अबव। अब ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन मैं आपको डालूंगा। आई वुड से माई ऑप्शंस आर मेज, ओट्स, लूसर्न एंड व्हीट। व्हाट शुड बी आंसर अगर ऑल ऑफ अबव में व्हीट होता? डॉक्टर साहब प्लीज बताइए। फिर तो सर मेज होना चाहिए। अब मेज क्यों प्रेफर करते हैं व्हीट में? अगर मैं स्टार्च कंटेंट देखूं न्यूट्रिशन वाइज, तो स्टार्च कंटेंट किस में ज्यादा है, मक्के में या हमारे व्हीट में? मेज में। स्टार्च कंटेंट बड़ा डिबेटेबल है। स्टार्च कंटेंट अगर मतलब हम क्रिस्प फॉर्म में देखेंगे ना, बुक्स में देखेंगे या आई वुड से गजेट्स में देखेंगे, आईसर में, बजट में, तो स्टार्च कंटेंट इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ व्हीट, ठीक है। बट जो व्हीट है ना, ये बहुत ही हमारी ना, आई वुड से, हम जैसे डेयरी फार्मिंग में भी अगर किसी ने दाना बनाना हो, आई वुड से कि खले बना, सॉरी, दाना बनाना, फीड बनानी हो, तो उनमें भी ज्यादातर हम यूज करते हैं मक्का। जैसे लेटर से किसी ने मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब हमें 100 किलो हमने एक फीड बनानी है, तो फीड बना के दे दो, तो मैं बोलूंगा कि 40 किलो तक आप अपना एनर्जी सोर्स रख लो। एनर्जी सोर्स में सबसे अच्छा क्या है, हमारा मक्का है ना। लेकिन मैं फिर भी वहां पर गेहूं नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलूंगा? अकेला मैं नहीं, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट। बिकॉज जो वीट है ना, ये बड़ी जल्दी टूटता है बॉडी में। और जो मक्का है ना, इट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ एनर्जी, ये थोड़ा सा आराम आराम से टूटता है। तो वीट क्या करता है, जब भी पशु खाता है ना, तो बहुत जल्दी टूटता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी पशु में एसिडोसिस हो जाती है। अब मक्का जब जैसे वीट टूटा, एकदम से आप देखो हमारे ह्यूमन का पीएच कितना है, हमने पता है 6.8 तक है, अराउंड स्लाइटली एसिडिक है। अब जब हमारे पशु ने कनक गेहूं खा लिया, तो एकदम से वो टूटेगा, तो एकदम से वो 6.8 वाली पीएच टूट के एकदम से नीचे कितने आएगी, 3 से आ जाएगी, 3.5 तक आ जाएगी। तो वो बहुत जल्दी ड्रास्टिक चेंज हुआ। अब ये ड्रास्टिक चेंज वजह से क्या हुआ कि ह्यूमन के माइक्रोब्स एक बार से हिल गए, है ना। अब वो बहुत सारा बैक्टीरिया है जो 6.8 पीएच में सरवाइव कर रहा है ना, तो वो सारा ह्यूमन का माइक्रोफ्लोरा ही हिल जाएगा अगर ये एकदम से टूटा है ना। तो मक्के का जो एक खासियत क्या है, मक्की की खासियत ये है कि इट इज कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ स्टार्च। ये एकदम से नहीं टूटेगा। ये टूटेगा जैसे लेटर से एक गेहूं को, 1 किलो गेहूं को, मतलब वो 10 मिनट में टूट गया ना, तो जो हमारा मक्का है ना, वो एटलीस्ट 40 से 50 मिनट लेगा, उतने ही मतलब मक्का, है ना। तो वो आराम आराम से टूटेगा, तो पीएच आराम आराम से जाएगी। वही क्वेश्चन आ गया कि लेटर से मैंने शुगर केन का जूस पिया और मैंने चीनी खा ली, है ना। चीनी खाऊंगा तो एकदम से मेरा शुगर लेवल स्पाइक अप कर जाएगा। लेकिन मैंने शुगर केन जूस पिया, तो वो इट इज फिर स्टिल अ कॉम्प्लेक्स सोर्स, बिकॉज उसमें फ्रक्टोस है। तो फ्रक्टोस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो आराम आराम से टूटेगा, जिसकी वजह से मेरा शुगर लेवल इतना जल्दी रश नहीं करेगा।
गॉट इट। तो इसलिए जब भी साइलेज की बात आ जाए ना, तो मक्के को आंख बंद करके, है ना। अब बनने को तो लूसर्न का भी साइलेज बना, अब मेरे को कई बार क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम साइलेज बनाना ही है ना, तो हम बरसीम का, लूसर्न का क्यों नहीं साइलेज बना पा रहे, क्योंकि इसमें तो प्रोटीन बड़ी अच्छी है। तो एनीवन वुड लाइक टू आंसर, हम बरसीम लूसर्न का क्यों नहीं बनाते साइलेज? कोई आइडिया हो यार, क्योंकि बरसीम तो या लूसर्न हो गया, तो ये तो बड़े अच्छे लिग्यूम्स है, बड़ा प्रोटीन है ना। तो साइलेज में ड्राई मैटर के साथ साथ अच्छी प्रोटीन भी आ जाएगी। तो ये क्यों नहीं बनाते हम लूसर्न का, बरसीम का, क्यों नहीं बनाते? एनीवन? मॉइस्चर ज्यादा हो इसलिए सर। मॉइस्चर? ओके। ब्लोट के चांसेस है। ब्लोट? एनीवन एल्स और कुछ? और थोड़ा सा लगाओ दिमाग यार। या सही तो है सर वो मॉइस्चर। पीएच पीएच ऐसा मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, ऐसा कुछ। अब यार, पता है क्या है, जब भी साइली बनता है ना, तो इसमें मेन जो फर्मेंटेशंस होती है ना, एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक होती है बुटारिक एसिड फर्मेंटेशन। अब आपको पता है ना, घर पे जैसे हम आम का अचार डालते हैं, है ना। आम के अचार में क्या करते हैं कि अचार को काटते हैं, फिर एक बर्तन में, एक में डालते हैं, ग्लास के बर्तन में, और जब सारा कुछ जो नमक मिर्च डाल के जो भी डालना होता है हम डाल के, ऊपर से उसमें तेल डाल देते हैं, है ना। फिर उसको क्लोजली बंद कर देते हैं। इसमें क्या किया, घर के अचार में हमने क्या किया कि घर के अचार में हमने वो अपना आम का अचार लिया, टाइटली उसको बंद कर दिया। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या की, एनारोबिक कंडीशन कर दी। क्लियर? और जो तेल हमने डाला, तेल की वजह से क्या हुआ कि हमारा अचार खराब नहीं हुआ, इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है। अब जब हम लेटस से हाई स्टार्च वाला दाना पाउडर लेते हैं ना, जैसे मक्का वगैरह लेते हैं, तो इसमें पता क्या है, जब ये टूटेगा ना एनारोबिक कंडीशन में, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है। अब जब लैक्टिक एसिड बनेगा ना, उसी उसकी वजह से ही जो साइलेज है वो प्रिजर्व रहता है। गॉट इट। उसकी वजह से साइलेज हमारा प्रिजर्व रहेगा। मतलब एक बार हमने साइलेज डाल लिया तो 3 साल 4 साल तक जितनी मर्जी तक हम यूज कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो टाइटली पैक रहे और एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन रहे। अब बरसीम वगैरह हम क्यों नहीं यूज करते? बरसीम जब भी हम प्रोटीन सोर्सेस को यूज करेंगे ना, तो उस साइलेज में लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, उस केस में क्या बनेगा, बुटारिक एसिड। अब जो बुटेरिक एसिड होगा ना, वो साइलेज को प्रिजर्व नहीं करेगा, वो साइलेज की क्वालिटी को खराब कर देगा, अफ्लाटॉक्सिन बनने शुरू हो जाएंगे। सो द प्राइमरी रीजन इज कि व्हाई वी यूज मक्का या ऑल स्टार सोर्सेस, बिकॉज इसकी वजह से हमारे उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारा साइलेज प्रिजर्व रहता है। बट अगर हम बरसीम लूसर यूज करना शुरू कर देंगे, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं होगी। लैक्टिक एसिड बनता ही तब है जब स्टार्च यूज करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम अपना सिर्फ बरसीम लूसन यूज करेंगे, तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब एक इसमें एक और ट्विस्ट है। अब कई फार्मर्स क्या करते हैं कि जैसे हमने कहते हैं कि हम पता क्या करते हैं कि बरसीम यूज करते हैं साइलेज बनाने के लिए, और साथ में हम पता क्या करते हैं, मोलासिस। मोलासिस आप सबको पता है ना, जो सीरा होता है, जो शुगर केन जब हम जूस निकालते हैं ना, वो डाल देते हैं। अब वो एक सही तरीका है। अब पता क्या है, वो भी एक रेशो होती है, मतलब वो साइलेज फिर सही नहीं बनेगा। लेकिन फॉर द हैक ऑफ इट कईयों को होता है ना, जैसे यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट्स करती है कि हम बनाते हैं, लेटा से एक बार उन्होंने मक्के का साइलेज बनाया, तो उन्होंने देखा कि लैक्टिक एसिड बन रहा है अच्छे से, साइलेज प्रिजर्व होता है, ड्राई मैटर अच्छा है। लेकिन स्टडी तो साइंस तो ऐसा ही है ना कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बरसीम को लेके साइलेज बनाया। जो पहला साइलेज बनाया तो उसमें बुटारिक एसिड वगैरह बन गया, तो वो सारा साइलेज खराब हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने को ये डिफरेंस लगा कि लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा। अब उनको लैक्टिक एसिड बनवाना था, तो वो क्या कह रहे थे कि हम इसमें कोई ना कोई सॉल्युबल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या डाल दिया, सबसे सस्ता सबसे टिकाऊ, हमारा मोलासिस। अब जो मोलासिस दे दिया, है ना, तो मोलासिस जब दे दिया, तो वो मोलासिस क्या है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, एनर्जी है। तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया, है ना। तो उसमें वो फिर भी सस्टेनेबल था साइलेज। बट आप सोचो कि एक मैंने 100 क्विंटल
मक्के का बनाया तो कितना अच्छा लैक्टिक एसिड बनेगा। वही मैंने 100 क्विंटल बरसीम डाला है, तो मैं कितना ही मोलासिस डालूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15, 20 किलो डालूंगा। ज्यादा से ज्यादा तो इतने डालूंगा, उससे ज्यादा तो हम डाल ही नहीं सकते। तो इसकी वजह से कितना ही लैक्टिक एसिड बन पाएगा, है ना। सो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है। अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट सबको ये लगता है कि अगर ये हो पाता तो अच्छा होता, बिकॉज इसमें हमें अच्छी प्रोटीन ही मिलती है। नॉर्मल हमारी साइज में प्रोटीन कितनी होती है, 7 से लेके आई वुड से 8 या 8.5, मैक्सिमम 8.5% तक होती है प्रोटीन जो साइलेज में होती है ना। तो वो चाहते थे कि चलो बरसीम यूज करते हैं तो इससे प्रोटीन भी अच्छी आ जाएगी, चलो ड्राई मैटर तो मिलेगा मिलेगा। बट दिस इज नॉट द केस, बिकॉज जितना मर्जी कोशिश कर लो बुटारिक एसिड बनेगा। अब साइलेज लोगों की ना क्वालिटी कई बार ये भी देखी गई है कि खराब दिखती है कई बार, है ना। लेट अस से जब ये हमने बात की ना था कि हमारे साइलेज की पीएच कितनी होनी चाहिए, 3.5 से 4.2 तक होनी चाहिए, है ना। तो ये किसकी वजह से है? दिस इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड लेके आएगा इतनी नीचे पीएच, बुटारिक एसिड इतनी नीचे पीएच नहीं लेके आएगा। बुटारिक एसिड मतलब 4.5% तक लेके आएगा, उससे नीचे इसके हाथ खड़े हो जाएंगे कि मैं इससे नीचे हमारी पीएच नहीं कर सकता हूँ, इससे ऊपर मतलब 4.5-5% तक रखूंगा। लेकिन 4.5-5% में हमारा साइलेज ऑलरेडी अच्छी नहीं रह पाएगी। तो सिर्फ एक लैक्टिक एसिड ही है जो पीएच को बहुत ड्रॉप करवाता है 3.5 से 4.2 तक, जहां हमारा साइलेज एक यूज करने का सोर्स में रहता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। अब क्वेश्चन आने पे ऐसे भी आ सकता है कि बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज इज मेज, व्हीट, लूसर्न, या आ जाए बोथ ए एंड बी। तो कंफ्यूजन ये भी होगी यार, दोनों व्हीट भी हमारा एनर्जी का है और मक्का भी है, तो हम इसको ऑप्शन को कर दे नहीं। बेस्ट क्रॉप की अगर बात करें तो दैट इज मक्का ओनली, है ना। तो जितने भी प्रोटीन सोर्सेस है उसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि इसकी वजह से बुटारिक एसिड बनता है जो साइलेज अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। हाँ, सिर्फ एक हमारा अलग से रह गया। जैसे अब मक्का है ना, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, तो ये सारे एनर्जी सोर्सेस वाले हैं। अब कई लोग बाजरा का भी डाल रहे हैं, है ना। बाजरा भी अच्छी सोर्स ऑफ मतलब स्टार्च कंटेंट है, बट उसमें स्टार्च वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है ना। तो मक्के का सिर्फ कंपटीशन ज्यादा किससे रह गया था? गेहूं से। अब गेहूं का एक ही वो दिक्कत की बात है कि ये एकदम से वो टूटता है और एसिडोसिस हो जाती है। सो दैट्स व्हाई द ओनली क्रॉप विच इज सस्टेनेबल फॉर मेकिंग द साइलेज इज मक्का, मीज दैट्स इट, है ना। हाँ, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जैसे लेट अस से द क्रॉप विच इज गुड फॉर मेकिंग साइलेज मेकिंग। तो फिर हम कर सकते हैं जैसे मक्का बाजरा दोनों कर सकते हैं, बट वेन एवर द क्वेश्चन इज लाइक द बेस्ट क्रॉप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू आंसर, कि फिर अगर बेस्ट क्रॉप की बात करेंगे तो फिर हमारा मक्का ही है, इससे ऊपर कोई नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी आ गया जी स्पाइरुलिना के ऊपर। कि स्पाइरुलिना, तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं ना स्पाइरुलिना वाले, कि ये तो मतलब कुछ रट्टे मारने की वाली बात, ये स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन को हम बोलते हैं, नाम है इसका। तो ये इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी, डिफॉर्मेशन इज रिमूवल ऑफ। अब अपने टर्म पढ़े होंगे फ्लोरा एंड फौना, है ना। फ्लोरा क्या होता है? जैसे कि हमारा जितना भी अनवांटेड वीड्स होते हैं, हरा चारा जो भी, मतलब प्लांट्स टाइप ऑफ, है ना। फौना क्या होता है? जिस तरह का भी थोड़े छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे उसके बारे में बात किया जाता है ना। तो जो ह्यूमन में सबसे ज्यादा फौना किसका होता है? प्रोटोजोआ। जितना भी हम देखते हैं ना, जो ह्यूमन में सबसे ज्यादा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है, प्रोटोजोआ बनता है। तो डिफॉर्मेशन इन द केस ऑफ ह्यूमन इज प्रोटोजोआ का रिमूवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क इज बेस्ट फॉर द इन्फेंट, है ना। आपके ऑप्शंस आपके सामने, गोट का है, बफलो का है, काऊ का है, जर्सी काऊ का है ना। तो व्हाट शुड बी द आइडिया आंसर अकॉर्डिंग टू यू? चलो पहले मेरे को ये बताओ, जर्सी काऊ इज इंडिजीनियस और नॉट? नॉट। जर्सी इज मतलब हमारी जो अब्रॉड वाली ब्रीड है, जैसे एच एफ होगी, जर्सी होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो ये तो आपको पता ही चलो कि जब भी बच्चे वगैरह की बात की जाए तो जिसमें हाई जो मतलब न्यूट्रिशन वाली सबसे ज्यादा ही होगी एंटीबॉडीज वगैरह, तो आपको पता है गोट का ही आंसर आना चाहिए। तो जो मेन क्वेश्चन कई बार आता है इसमें ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट A2 क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो फिर आंसर क्या आना चाहिए? कंसेप्ट पता है ना, A1 और A2 का आजकल बहुत ट्रेंडिंग में टॉपिक्स हैं, ये पेपर में आ सकते हैं। A1 और A2 का पता है डिफरेंस?
सर A2 तो गिर और इनके में मैक्सिमम होता है ना। बस ये याद रखना कि जो A1 मिल्क है ना, दैट इज मोस्टली हमारे जितने भी बाहर की ब्रीड्स हैं, HF हो गई, जर्सी हो गई, है ना, ये वाली जितने भी ब्रीड्स होंगी, इन सब में ही A1 आएगा, है ना। क्योंकि ये FSSAI ने भी फैसला किया था पीछे, काफी कंट्रोवर्शियल रहा था कि A1 मिल्क इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, है ना। तो किससे मिला है? विदेशी गांवों से मिल रहा था, HF वगैरह से मिल रहा था, है ना। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने पहले फैसला लिया था कि A1 मिल्क हमने प्रॉपरली बैन कर देना है। लेकिन फिर सरकार को वो फैसला अपना वापस लेना पड़ा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। वापस क्यों लेना पड़ा था फैसला? क्योंकि लार्जर पार्ट ऑफ द डेयरी फार्मिंग में जो दूध की अगर मतलब बात करें ना, जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है, तो दूध सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है 50 to 60% HF ही कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर HF को ही मतलब ये बैन कर देंगे A1 के मिल्क को, तो फिर कहाँ ही दूध आएगा? ऑलरेडी दूध कितना नकली बन रहा है ना। तो ये भी एक मार्केटिंग गिमिक थी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बहुत स्टडीज ने बोला है, पेपर में है, कि जैसे कि जो A1 मिल्क है कैंसर कॉजिंग है ना। मतलब ये पेपर में लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस हैं। जैसे वो तो अब लिखा होगा प्रोटीन पाउडर्स जो हम खाते हैं, जिम वाले कोई लड़के खाते हैं, उसमें बोला लिखा इससे भी कैंसर हो सकती है ना। तो कैंसर का तो अगर आप गूगल से कोई भी सिम्टम करोगे ना, कि पैर में पेट में दर्द हो रही है, तो सिम्टम सबसे पहले बताएगा कैंसर तो नहीं है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं। बट आपको याद जो रखना है कि A1 मिल्क इज फ्रॉम द विदेशी वाली कैटल, जैसे HF और जर्सी। A2 हमारा जो हमारे देश की नस्लें हैं, जैसे गिर, राठी, थारपारकर, है ना, या हमारी शीप एंड गोट होगी, या हमारी साहीवाल जो हमारी जो देश वाली स्कीम में होगी, है ना। गिर का भी अगर जैसे आपने नाम लिया ना गिर का, तो गिर भी ब्राजील में एक्सपोर्ट हो गई है ना। तो गिर का हमारे देश में तो गिर रही थी, तो गिर में ऐसा हुआ था कि चलो दूध प्रोडक्शन कितना दिया था, 18, 20, 22, 24 किलो तक दूध दिया था। अब ब्राजील वालों ने गिर को भी इतना एडवांस कर दिया है ना, इतनी टेक्निकल क्लोनिंग करके, जाइगोट तैयार कर करके, गिर जो ब्राजील में है ना आज के टाइम पे 60 to 65% किलो दूध दे रही है। 60 से 65 किलो दूध दे रही है। A2 दूध ही दे रही है। हमारे देश वालों ने नहीं इसका कुछ किया, लेकिन विदेशों वालों ने अपने ही देश की गायों को बाहर यूज अप करके इतना अच्छा दूध ले रहे हैं उससे। हम बस इतना ही याद करके रह गए कि गिर हमारी देश की है ना। बट हमारे देश वाले क्या किसमें बिजी हो गए हैं? HF में। HF को ही प्योरिटी में लेके आने शुरू हो गए हैं। अब HF में भी इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? HF इज लाइक ठंडी ब्रीड है ना, वो ठंडे मौसम में रहती है। अब नेदरलैंड्स जैसे मौसम में रहेगी जहां पर ठंडा रहता है मौसम, है ना, टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है, तो उसमें वो अच्छे से सर्वाइव करती है। बट हमारे देश में तो जहां पर ठंड भी एक्सट्रीम में पड़ती है, गर्मी भी एक्सट्रीम में पड़ती है, तो वहां सर्वाइवल इसका क्या ही होगा। सो दैट्स वाई क्रॉस ब्रेड इज सर्वाइवल अच्छी कर रही है, लेकिन जो प्योर HF है ना, उसका इंडिया में सर्वाइव करना, खास करके नॉर्दर्न स्टेट्स में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, ये भी थोड़ा सा रट्टे वाला है, तो ये आपने को याद करने के लिए है कि बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना। बायोलॉजिकल वैल्यू इट शुड बी 81.5% इन द केस ऑफ गोट मिल्क। आप याद करना इसको। अब आ गया जी क्वेश्चन हमारा, एक्सेस फीडिंग ऑफ ग्रास कॉसेस डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन आप सभी को ही पता होगा। आपको पता अब सर्दियों के मौसम में जैसे बरसीम लूसन बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है एनिमल को? अब मैग्नीशियम के नाम से एक बहुत बीमारी फेमस है, न्यूट्रिशनल, एनीवन? ग्रोथ स्टिटनी। ग्रास ट्रैकिंग। ग्रास ट्रैकिंग बड़ी कॉमन है। तो ये भी बोला जाता है। अब नॉर्मली पता क्या होता है, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में फार्मर क्या करते हैं? साइलेज डालते हैं, दाना डालते हैं या भूसा डालते हैं, तो TMR बना के पशुओं को खिलाते हैं। अब इसमें दाने से भी क्या होगा? एसिडोसिस। साइलेज से भी क्या होगा? एसिडोसिस। तो फार्मर का कितना रूटीन प्रैक्टिस हो गया कि वो बफर्स यूज करते हैं, लेट अस से सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इस ऐसी चीजें यूज करते हैं, जैसे सोडा वगैरह यूज करते हैं, ताकि पीएच को मेंटेन रहे। बिकॉज जो मेन प्रपोर्शन में यूज हो रहा है दाना और साइलेज, दोनों ही एसिडोसिस कर रहे हैं। अब सर्दियों के मौसम में क्या हो रहा है कि सर्दियों के मौसम में साइलेज भी डाल रहे हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में हरा चारा भी फार्मर्स के पास होता है, लेटा से बरसीम राईग्रास वगैरह। तो इस केस में हम फार्मर्स को बोलते हैं कि आप बफर ये यूज मत करो, क्योंकि बफरिंग इफेक्ट किसने ऑलरेडी दे देना है? हरे चारे ने। हरे चारे ने अल्कलॉसिस कॉज करनी है ना। तो अगर दाना एसिडोसिस करता है, तो जो हमारा, अगर हम हरा चारा देंगे तो अल्कलॉसिस कॉज करेगा। लेकिन हरा चारा हम कितना ही दे देंगे?
20 दे देंगे, 25 दे देंगे, है ना। तो इसलिए इसके केसेस में हम कोशिश करते हैं कि आप बफर यूज करना है तो आप क्या यूज करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि जो एक तो बफरिंग इफेक्ट भी आ जाएगा, दूसरा जो ग्रास की डेफिशिएंसी की वजह से मैग्नीशियम डेफिशिएंट होगा उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम अलाउड है, सॉरी मैग्नीशियम ही अलाउड है यूज करने के लिए, बट जो इसकी वैरायटी है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज वेरी फिजिबल एंड दैट इज वेरी डिजेस्टिबल, तो दैट्स व्हाई मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला सॉल्ट हम यूज करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन हमारा, मोस्ट पोटेंट हमारा कौन सा अफ्लाटॉक्सिन है। तो बस इसमें वही थोड़ा सा रट्टे वाला ये B1 याद रखना, B1 इज द वन ऑफ द प्राइमरी पोटेंट अफ्लाटॉक्सिन विच इज यूज्ड, है ना। अब आ गया जी हमारा क्वेश्चन, गुड साइलेज वाला क्वेश्चन, हम देखते हैं कि साइलेज के क्वेश्चन क्या है। अब कहते हैं कि गुड साइलेज में पीएच 4.2 और 4.5% तक पीएच होना चाहिए। अब लीस्ट अमाउंट ऑफ बुटारिक एसिड, अब 4.5 से 4.8 से ये हो गया लिटिल अमाउंट ऑफ बुटारिक एसिड या पीएच। अब इसमें सबसे क्लियर है ना ये ऑप्शन, प्लीज टेल मी क्या आंसर है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन। हम्म अब आप देखिए ना इसमें क्या लिखा है, लीस्ट अमाउंट ऑफ बुटारिक एसिड, मतलब जितना कम बुटारिक एसिड होगा उतना साइलेज की पीएच अच्छी आ जाएगी, है ना। तो अब बी ऑप्शन में देखो, लिटल थोड़ा सा भी रह गया है ना, लीस्ट तो और कम हो गया, अगर लिटल भी रहा तो पीएच आप देखो ऊपर आ गई, है ना। तो बुटारिक एसिड के कहाँ से आएगा, लेग्यूमिनस क्रॉप से आएगा, है ना, या अच्छी फर्मेंटेशन नहीं होगी। बुटारिक एसिड ना दो तरीकों से आता है, एक तो आएगा अगर हमने हाई प्रोटीन सोर्सेस यूज किए हैं तो बुटारिक एसिड आएगा। सेकेंडली, अगर हम अपने साइलेज जब बनाते हैं तो उसकी पैकेजिंग प्रॉपरली नहीं करते ना, तो दैट केस में भी बुटारिक एसिड बहुत बनता है। सो ये याद रखना, साइलेज की पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बहुत लोगों को है कि जैसे सप्लीमेंट में कि आप ना अपने पशु को ईस्ट देना शुरू करो 10-15 ग्राम, क्यों कहते हैं आप, एनीवन प्लीज लेट मी नो कि ईस्ट हम पशु को क्यों खिलाते हैं। प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक है, बट इफ आई हैव टू लाइक अ स्पॉट ऑन मैंने आंसर देना हो एक एग्जैक्ट रीजन के साथ में, कोई है आपके आइडिया कोई, क्योंकि ये आप ना एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप वेटनेरियन तो सभी हो है ना, अगर चलो आई आई होप सभी आप वेटनरी ऑफिसर्स भी लगो गवर्नमेंट में, है ना। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस हिसाब से, एग्जैक्ट रीजन क्या होगा ईस्ट का। एग्जैक्टली बता ईस्ट क्या करता है, हमारे ह्यूमन की जो कंडीशन होती है ना वो होती है एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन है तो हमारे ह्यूमन अच्छे से काम करता रहता है। फिर भी हमारा पशु सांस ले रहा है ना, पशु सांस तो लेगा ही है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उसने हरा चारा खाया है ना, हरा चारा खाएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ट्रैप होके अंदर जाएगी। साइलेज खाएगा, ऑक्सीजन ट्रैप होके अंदर जाएगी, जाएगी तो र्यूमन में जाएगी, है ना। अब हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं र्यूमन के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन थोड़ी सी रह जाती है। अब ईस्ट का प्राइमरी काम क्या है, टू स्कैवेंजेस ऑक्सीजन, मतलब जितनी ऑक्सीजन बच रही है ना उसको खा जाए, समझ आई। जैसे मैं कैसे समझाऊं राइट राइट से, कि जैसे कुएं में कुआं ऊपर से बंद कर दिया और बीच में मैं हूं, है ना, तो मेरी क्या होगा कि मैं सांस लूं, सांस कैसे लूंगा, ऑक्सीजन लूंगा ना। तो ईस्ट का काम क्या है कि जितनी अंदर ऑक्सीजन है ना उसको यूज अप कर ले, ताकि अंदर बिल्कुल एनारोबिक कंडीशन बन जाए। ईस्ट का प्राइमरी काम ये है ना। हम बात कर रहे थे हाँ साइलेज की। अब साइलेज की पैकेजिंग में बहुत सारे इनोकुलेंट्स यूज होते हैं, ताकि जब साइलेज हम टाइटली पैक कर दिया फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑक्सीजन रह ही जाती है। तो बहुत सारे इनोकुलेंट्स आए हैं जो ईस्ट बेस्ड हैं, जिसकी वजह से जितनी भी वो ऑक्सीजन होगी ना अंदर, जो हमने अंदर फिर भी स्टोर रह गई है, वो सारी ही वो खा लेगा। अगर वो ईस्ट सारी खा लेगा तो अंदर पूरा एनरोबिक कंडीशन बन जाएगी। अगर एनरोबिक कंडीशन बन जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत अच्छे लेवल पे जो हमारे वॉलेटाइल फैटी सॉरी लैक्टिक एसिड है वो अच्छे से बनना शुरू होएगा। अब लैक्टिक एसिड जितना अच्छे से बनेगा उतना ही लंबे टाइम तक हम अपने साइलेज को स्टोर अप यूज कर सकते हैं, और उतना ही हाई क्वालिटी का हमारा साइलेज बनेगा। दैट इज द केस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फिर रट्टे वाला क्वेश्चन, कि जो हमारा वूल में जो सल्फर का कंटेंट है वो कितना होना चाहिए। तो ये अभी तक याद होगा आपको, बहुत बार क्वेश्चन में गया, 13% इज आंसर, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आ गया, विच क्रॉप इज मोर सुटेबल फॉर साइलेज मेकिंग।
है ना। हाँ अब बताओ यार, अब मक्का नहीं है, सो प्लीज टेल मी द आंसर, क्या आंसर होना चाहिए इसका। अब मजा आएगा, मक्का नहीं है, मक्का थोड़ा काम खराब कर देता है। बताइए जी। सोरगम। एनी मोर ऑप्शंस बाकी डॉक्टर साहब। चलो जी, स्वर्गम। अब स्वर्गम क्यों इजी इजी आंसर है, बिकॉज बरसीम फॉडर है ना। ग्वार भी हमारा फॉडर है, कॉपी भी हमारा फॉडर है, सारे ऑलमोस्ट लेग्यूमिनस फॉडर्स ही हैं, है ना। सारे हाई प्रोटीन वाले, सॉर्गम ही है जो एनर्जी रिच है। सो सॉर्गम आंसर आ जाएगा इसमें आराम से। ठीक है। नेक्स्ट आ गया ये हमारा ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट इन सोयाबीन, है ना। ये सारी एंटी न्यूट्रिशन वाले की बात हो रही है कि सोयाबीन में कौन से ग्लाइकोसाइड्स हैं, अल्फा अल्फा में कौन कौन से हैं, जो हमारी कॉमन बीन्स है इसमें कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ये फिर आपका वही क्वेश्चन आ गया एंटी न्यूट्रिशन वाले फैक्टर्स का, है ना। अगर आपको याद है अच्छे से तो इट्स ओके, नहीं तो साइड में टॉपिक लिख लो, हम अच्छे से इसकी क्लासिफिकेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे। फिलहाल इसका आंसर सैपोनिन्स है, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप साइड में लिख लेना। जो भी आपको जरूरत हो, अगर हमने क्लास लेनी पड़े इसकी क्लासिफिकेशन की तो हम लेंगे, बिकॉज पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया ये हमारा सेलेनियम किस इंजाइम का कंपोनेंट है। ये भी क्वेश्चन कॉमन है कि कौन कौन से ये इंजाइम लिखे हैं, ग्लूटाथाइन पर ऑक्सीडेज, xanthine ऑक्सीडेज, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो सेलेनियम किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ग्लूटाथाइन पर ऑक्सीडेज। ये भी ना याद कर लेना, बहुत सारे सल्फर बेस्ड होते हैं, बहुत सारे कोबाल्ट बेस्ड होते हैं, बहुत सारे आयरन बेस्ड होते हैं, बहुत सारे सेलेनियम बेस्ड होते हैं। तो ये भी लिस्टिंग बना लेना, है ना। ये करके, जैसे साइटोक्रोम है, ये आयरन बेस्ड है ना, इस हिसाब से xanthine ऑक्सीडेज हमारा कॉपर बेस्ड है, हमारा जो ग्लूटाथाइन पेरोक्सिडेज है ये सेलेनियम बेस्ड है। तो ये पेपर में लिख लेना कॉपी में अच्छे से, बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा गॉसिपर वाला क्वेश्चन, वही सेम हमने पता ही है क्या है हमारा, कॉटन। फिर आ गया हमारा सकुलेंट fermented green fodder is called as, please tell us some। साइलेज है। हाँ हाँ इजी है ना सारे इसका आंसर। अब आगे नेक्स्ट हमारा जी, जो हमारे फार्म्स में रूमिनेंट्स हैं उनको कोबाल्ट चाहिए, क्यों चाहिए, किस विटामिन की बनाने के लिए चाहिए, ये याद रखना। ये जैसे हमें, मैं आपके थ्योरी लेक्चर्स, मैंने वैसे बीवीएससी का कोर्स लिखा है, उसमें अच्छे से हर एक चीज को डिस्कस किया है, लेकिन फॉर द टाइमिंग हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप याद ही कर सकते हो उसके केसेस में कि जो हमारा विटामिन बी 12 है ना, इसको बनाने के लिए हमारी डाइट में, पशु की डाइट में कोबाल्ट चाहिए होता है। सो दैट द राइट आंसर हियर इट्स विटामिन बी 12। इसके लिए कोबाल्ट अगर बॉडी में होगा तो फिर ही बनेगा अच्छे से। नेक्स्ट आ गया ये हमारा एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर। वही आप देख रहे हो ना कि एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर के कितने क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। तो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर हमारे सोयाबीन में कौन सा होना चाहिए, आप आपके सामने है। तो इसमें आंसर है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ठीक है। गॉसिबल किस में था, कॉटन सीड में। मिमोजिन में बहुत बार क्वेश्चन में आएगा आपको कि मिमोजिन एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर किस में होता है, तो इसका आंसर है सुबह बूल। ठीक है। सुबह बूल में मिमोसिन एक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है, राइट। अफ्लाटॉक्सिन तो चलो एक जनरल जनरल जेनरिक टर्म इन्होंने यूज कर दिया, अफ्लाटॉक्सिन तो किसी में भी हो सकता है। अफ्लाटॉक्सिन क्या है, एक तरह का उल्ली है ना, किसी में भी हो सकती है। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर इज पर्टिकुलर इन द केस ऑफ हमारे सोयाबीन में। ट्रिप्सिन वैसे और भी कईयों में होता है, गॉसिबल चलो पता है कॉटन सीड में हो गया, मिमोसिन हमारा सुबह बूल में हो गया। अब आ गया जी हमारा मोस्ट लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स इन सीरियल्स में। सीरियल्स में से सबसे ज्यादा लिमिटिंग अमाइनो एसिड क्या है, बताइए जी। जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं, है ना, जितने भी हमारे मक्का गेहूं हो गया, इनमें सबसे ज्यादा लिमिटिंग कम अमाइनो एसिड कौन सा होता है, प्लीज टेल मी। एनी गेस। गैस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आप गलत करोगे फिर आपको याद रहेगा। लगाइए जी कोई आइडिया। डॉक्टर साहब बोलिए कोई ना कोई, डॉक्टर सर या तो जयप्रकाश। लाइसिन या ग्लाइसिन में से कोई एक है सर। ठीक है। हाँ बस ये हुई ना बात यार, कंफ्यूजन रहे तो। अब इसमें स्टोरीज आप सुन लो थोड़ी सी, है ना, बेसिक वाली। जितने भी सीरियल ग्रेन्स होंगे ना, उनमें सब में ही एक हमारा अमाइनो एसिड डेफिशिएंट रहेगा,
दैट इज लाइसिन। ठीक है। और जितने भी प्रोटीन बेस्ड केक्स होंगे ना, उनमें कॉमनली सबसे ज्यादा एक डेफिशिएंट रहेगा अमाइनो एसिड हमारा कौन सा, मिथिलिन। अब आप देखोगे ना कि जैसे हम खाते हैं, नॉर्मली हमारा स्टेबल फूड क्या है इंडिया का, दाल चावल, है ना। तो जो दाल चावल का कॉम्बिनेशन बनाने में भी ना, चलो एक, चलो हमें टेस्टी लगता है, एक साइंस भी है। व्हाई? बिकॉज दाल चावल में क्या है, चावल है, दैट कम अंडर द सीरियल ग्रेन्स कैटेगरी, और हमारी दालें हैं, प्रोटीन में आ गया, है ना। अब चावलों में, सीरियल्स में आ गया, तो चावल में सबसे ज्यादा कौन सा अमीनो एसिड लैक्टिंग लैकिंग है, लाइसिन है ना। तो वो हमें दाल से मिल जाएगा। और दालों में, पल्सेस में सबसे ज्यादा डेफिशिएंट कौन सा अमीनो एसिड है, मिथिलिन, वो हमें चावल से मिल गया, है ना। तो अगर हम कंबाइंड फॉर्म में खाएंगे तो हमारा कोई भी अमीनो एसिड डेफिशिएंट नहीं रहा। तो दैट्स मेक अ कंप्लीट फूड, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई कि ये कॉमनली याद रख लेना कि जब सीरियल्स की बात करें, अब सीरियल्स तो यह कॉमन आ गया, अब वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, वीट हो गया, मक्का हो गया, बस एक कॉमन, दैट इज लाइसिन। ठीक है। और अगर मिथुनिन की बात करेंगे तो मिथुनिन इज इन द केस ऑफ प्रोटीन वालों में, है ना। ग्लाइसिन जब भी आएगा तो कहीं ना कहीं पोल्ट्री की बात होगी, ग्लाइसिन की इंपॉर्टेंस उसमें है। आर्जिनिन की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं बात डॉग्स की है। ठीक है। टायरोसिन का इतना कोई खास रोल नहीं कहीं इतना, क्योंकि इतना ही एसेंशियल नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा हमारा पोटेंट है सबसे वाला, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसके बारे में, आपको पता है कि B1 इज द पोटेंट वन। अब आ गया क्वेश्चन जी हमारे पास, अब बताइए आंसर इसका। नहीं, इन्होंने ना ऑप्शंस अच्छी नहीं डाली हुई, आपको कंफ्यूज नहीं किया, कंफ्यूज करना चाहिए था। मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, हाँ, इन्होंने बोला है गुड साइलेज, है ना। तो गुड साइलेज की पीएच बताइए, तो यहाँ ऑप्शंस ना बड़ी ही ऑब्वियस है, लेकिन जब पेपर होगा ना उसमें इतनी ऑब्वियस आंसर्स नहीं आएंगी। पेपर में पता क्या ऑप्शंस आएंगे आपके पास, 3.5 और 4.5 तो आ गया, तो आपको शर्म पता चलेगा ये आंसर है। पेपर में आएगा 3.5 से लेके 4.8, और एक ऑप्शन आएगी 3 से लेके 3.5। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता तो आपने क्या आंसर ऑप्ट करते इसमें, 3 से 3.5 या 3.5 से 4.2, प्लीज लेट मी नो, बताइए जी। बताइए डॉक्टर साहब कि गुड साइलेज में, जो जो क्वेश्चन आ गया पीएच साइलेज में कितने चाहिए, 3.5 से 4.5 या 3.2 से 3.5, क्या आंसर चाहिए इसका। ये इसलिए क्वेश्चंस आते हैं यार, कंफ्यूजन मत करना, क्रिएट करना। यहाँ ऐसे ऑब्वियस नहीं आएंगे, यहाँ पर आपने साथ में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन है गुड साइलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी गुड साइलेज। अगर वेरी गुड साइलेज होता तो फिर मैंने बोला था 3.5 से 4.5, बट यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी 3.4.5 आएगा। लेकिन पेपर में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग करके आएगा, बड़ी क्लोज ऑप्शन आएंगी, राइट। तो 3.5 वाला जब भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर फॉर द वेरी गुड साइलेज, बट यहाँ पर वैसा नहीं है, तो फिर हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गई है हमारा सॉल्ट लेवल, कि हम अपने कंसंट्रेट मिक्सचर्स में सॉल्ट कितना डालते हैं। तो ये याद रखना, मिनरल मिक्सचर हो या सॉल्ट हो, ऑल द आंसर हैज टू बी 1%। ठीक है, या यूरिया भी हो, है ना, यूरिया भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेफ लेवल कितना होता है, 1%, तो पेपर में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारा कि कौन सा फीड इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से जो लेयर्स में जो अंडे आते हैं उसका यॉक होता है ना, जो पीली वाला हिस्सा होता है, उसका कलर किसकी वजह से आता है, फीड इंग्रेडिएंट्स मतलब यॉक की कलरेशन। योर ऑप्शंस आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लिनसीड मील, मक्का या फिश मील। ये भी क्वेश्चन काफी कॉमन है, ठीक है। एनआरसी में अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। तो द आंसर इज मक्का, मक्के की वजह से जो कलर है ना योग का, वो येलोइश आता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। मक्का तो आपको पता ही है कि जितने भी हम फीड फैक्ट्रीज है ना, मक्का इतना फेवरेट है ना, चाहे वो आई वुड से पिग इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्वाइन इंडस्ट्री हो, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में फीड बनाएगी तो दो इंग्रेडिएंट्स मेन है, दो चीजें हैं, प्रोटीन नहीं, इंग्रेडिएंट्स नहीं, प्रोटीन, फैट, फाइबर और एनर्जी। एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एनर्जी होगी तो फिर ही हम बाकी चीजें जो होंगी। एनर्जी के लिए सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट ही है मक्का, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो ना, किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो हमें मक्का तो यूज करना ही करना है, राइट। सो दैट्स व्हाई इसके केसेस में एक अलग। अब आ गया जी
फीड क्लासिफ इज क्लासिफाइड एज रफेज, हाँ वो क्वेश्चन आ गया ना हमारे पास, कि फीड को हम रफेज कब बोलेंगे, कि उसमें कब कब क्या होगा अगर उसमें इथरसेट 3% से ज्यादा हो, या क्रूड प्रोटीन 16% से कम हो, या क्रूड फाइबर 8% से ज्यादा हो, या एसिड एडीएल लेवल 3% से कम हो। तो आपको पता है ना ये डेफिनेशन पढ़ी है ना रफेज की, कंसंट्रेट्स की, आई होप आपने पढ़ी होंगी ये चीजें। पता है इसका आंसर? सी। राइट। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस पढ़ लेना। ठीक है अच्छे से, ये वाला कंसंट्रेट्स का है ना, टीडीएन वैल्यूज का 65% से कम है ना, तो दैट विल कम अंडर रफेजेस। अगर 65 या 70% से ज्यादा है देन कम इट कंसंट्रेट्स। तो ये डेफिनेशंस जो ऑब्वियस वाले क्वेश्चंस है ना, ये कई बार कंफ्यूजन कॉज कर सकते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आ गया जी हमारा कर्ल्ड टो पैरालिसिस, हम अभी बात कर रहे थे ना, मैंने अभी बताया भी आपको, क्या आंसर है इसका? राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन है ना। और पॉलिनराइटिस होता तो क्या होता? B1। सॉरी सॉरी। हम्म, बताइए। B1 सर। आया नहीं, कंफ्यूजन वाले हैं, बहुत बार कंफ्यूजन होती है। तो जैसे जिसका जिसका एग्जाम है ना वो अच्छे से याद कर लेना, मेरे को भी हो जाती है कंफ्यूजन, आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट। ये मतलब याद पता कितने देर रहेंगी जब वो पेपर है ना, मतलब पेपर से 1 महीना 2 महीना पहले अच्छे से याद रहेंगी। पेपर दे दोगे ना फिर आपको पढ़नी पड़ेगी एक बार। कई कई चीजें जो याद रहती हैं पक्का, बट ये याद करना प्रॉपरली। फिर वही क्वेश्चन आ गया है ना, कॉटन सीड वाला कितना फेमस है इसका, है ना, तो याद रखना है अच्छे से। फिर क्वेश्चन आप ये देखो कि जो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना, तो ये हमने इंटेंशनली नहीं डाले हुए हैं, ये पेपर में बार बार आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पिछली जो काफी जो टेस्ट पेपर हुए हैं ना उसमें क्या क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं हमारी वेटनरी इंडस्ट्री में, जो चाहे वो यूपीएससी में हो, किस में भी हो, है ना। मैं वैसे आई एम एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, आई हैव क्लियर्ड माय प्रीलिम्स। तो मेरे को पता है कि मैं वेटनरी सब्जेक्ट का साथ साथ देखता रहता हूँ, तो ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन रहते हैं। दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट डायरेक्टली कि अगर आपने कहीं कहीं यूपीएससी की तैयारी भी करनी हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस का नोट डाउन कर लिया करो, है ना, इसलिए। गॉसिप बॉल इज अ इनक्रिमिनेट फैक्टर ऑफ प्रेजेंट इन, फिर वही क्वेश्चन आ गया है ना, अब मैं क्या ही बोलूं इसमें। नेक्स्ट आ गया ये हमारा पॉलिनराइटिस के बेस्ड में, कि पॉलिनराइटिस अभी मैंने बताया था, तो वो हो ही गया, B1 आ गया है ना। अब प्लांट मटेरियल प्रिजर्व्ड इन द वेट स्टेट्स सब्सिक्वेंट ऑफ फर्मेंटेशन। अब ये क्वेश्चन सेम ही है बट इसको थोड़ा सा इंटेलेक्ट मतलब भाषा में बोला गया, तो आंसर बताइए आप सभी जी। साइलेज। है ना, मतलब कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वेट स्टेट सब्सिक्वेंट, है ना, तो इस हिसाब से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अब पढ़िए इसको। राशन विच कंटेन्स combination of feed ingredients which will provide all the essential nutrients in the proper amount and proportion based on standard recommendation for the particular species under a specific condition is called as basal feed, balanced ratio diet। ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत कॉमन है और ये बहुत बार क्वेश्चन घुमाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा क्या रखना है, इसमें वजह से जो जो आपको मिले हैं ऑप्शंस, इतनी कंफ्यूजन वाली नहीं है, इसमें आप अच्छे से बता सकते हो कि इन्होंने बोल ही दिया है कि सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पैदा हो, सभी कुछ हो सही प्रोपोर्शन में, सही अमाउंट में। तो यहाँ पर बड़ा ऑब्वियस है कि बैलेंस्ड राशन होना चाहिए, है ना। स्टेपल फूड तो हो गया जो बेसिक हमारा, लेट से भूसा वगैरह वो हो गया, है ना। डाइट इज अ कॉमन टर्म, जैसे टीएमआर को बोल देंगे, बेसल फीड भी हम जिसमें एनर्जी सोर्सेज को ज्यादा बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर बोला है कि सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो देन द आंसर शुड बी बैलेंस राशन। अब आ गया ड्राई एंड प्रिजर्व्ड पाउडर, तो अब क्या आएगा? है। हाँ राइट। नेक्स्ट है ये हमारा मेजर इनऑर्गेनिक मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स इज। अब प्लांट्स में सबसे ज्यादा कौन सा मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो, अब देखो, कैल्शियम फास्फोरस है, पोटेशियम सिलिकन है, कैल्शियम। अब ये ऐसे क्वेश्चंस पता क्या होंगे, अब जितनी मर्जी तैयारी कर लो आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्टली कहीं मिलेंगे ही नहीं। ये आपके फिर पता किस में आ जाएगी, कॉमन सेंस पे। ये आप जितना मर्जी तैयारी कर लोगे ना, ये क्वेश्चंस जो है ना, ये मतलब कहीं ना कहीं रह ही जाएंगे इसके केसेस में। तो यहाँ चलो, तो यहाँ तो इजी इन्होंने बता दिया है ना कि बी एंड सी ऑप्शंस दे दिया, लेकिन कई बड़े बड़े ऑप्शन कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ अब बताइए,
कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीजेस व्हेन द डाइट इज हाई इन, बताइए आंसर। बी। एसिटिक एसिड, ध्यान से यार थोड़ा सा। फाइबर कंटेंट सर, रपेज। है, रपेज सर, एसिटिक एसिड तो रपेज से ही होगा ना। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा और थोड़ा सा घुमाना अच्छे से। शायद से रपेज ही आंसर है इसका। क्यों? कोई मतलब है आइडिया, मतलब क्या, मतलब किस हिसाब से? एक क्वेश्चन ना मैं दूंगा आपको, पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक बार कंपैरिजन करना। हम इसको कल के लिए छोड़ेंगे, अब देखना इसका आंसर। कल फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये छोड़ देना। पहले वाला क्वेश्चन और 57 नंबर क्वेश्चन ये हम कल डिस्कस करेंगे, अब देख लेना। ये कंफ्यूजन बड़ी गंदी है, तो आप एक बार क्वेश्चन चेक करना, ठीक है? फिलहाल मैं इसको स्किप करूंगा इसको, ठीक है? क्योंकि ये बड़ी गंदी कंफ्यूजन आपको रहेगी, बट मैं आपको चाहता हूँ कि कंफर्म याद रहे। कल आपको क्लियर होना चाहिए कि किसकी वजह से, फाइबर की वजह से फैट बढ़ता है, कौन से पर्टिकुलर वोलेटाइल फैटी एसिड से फैट बढ़ेगा, किस पर्टिकुलर वोलेटाइल फैटी एसिड की वजह से दूध बढ़ेगा, और किस वोलेटाइल फैटी एसिड पर्टिकुलर की वजह से हमारा कौन सा अमाइनो एसिड मतलब इंग्रेडिएंट यूज अप होगा। ये ध्यान रखना। जैगरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्च के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहले वाला क्वेश्चन इसको याद रखना, ठीक है? आंसर सही है आपका, लेकिन आप एक बार पढ़ना जरूर पहले वाले क्वेश्चन को भी। अब आ गया जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज टू रूमिनेंट्स इज, बताइए 58 नंबर क्वेश्चन का। ग्लूकोज का प्राइमरी कौन सा है, बताइए जी। एसिटिक एसिड, बुटारिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड या एसिटो एसिटिक एसिड, बताइए जी आंसर। प्रोपेनिक एसिड। प्रोपेनिक एसिड। राइट राइट राइट। 59 क्वेश्चन, चलो मिस हो गया। अब आ गया जी, स्पेशल फीडिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द, अब ये आंसर ही नीचे लिखे हुए हैं, अब मजा नहीं आएगा। स्पेशल फीडिंग पहले और ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन, तो ये क्वेश्चन चलो अभी आंसर तो आपके सामने है, लेकिन हम यहाँ पर तो क्या ही चीटिंग कर लेंगे, है ना? पता ही पेपर में तो क्या ही होनी है। बस इसमें ये याद रखना कि जब मीटिंग सीजन की बारी आ जाए ना, तो वी हैव टू राइट फ्लशिंग। क्रीपिंग हम कहते हैं जब बच्चों को खिलाना हो ना, बच्चों को। एड लिबिडम फीडिंग कहते हैं जब हम पशुओं को खुला देते हैं। जैसे हमारे काफ्स होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि उनके सामने खुला ही दाना रख देते हैं, है ना? जितना मर्जी दाना खाना है खाओ, तो एड लिबिडम फीडिंग तब बोलते हैं, है ना? चैलेंज फीडिंग कब है, जब हम ट्राई करते हैं कि हमारा, जैसे गोट के केसेस में, कि मैक्सिमम वेट गेन कितना कर सकती है, तो दैट इज द केस, ठीक है? नेक्स्ट आइए, अमीनो एसिड विच हैज इन्फ्लुएंस ऑन द एग वेट। एग वेट किसकी वजह से बढ़ता है? ये भी रट्टे वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप गैस मारो, फिर आपको याद हो जाएगा। लगाओ कोई गैस, कोई कोई बात नहीं है। सामने सॉरी लिखा हुआ है, मिथुन इज आंसर, सॉरी है ना? लेकिन ये याद रखना कि अंडे का वजन हमेशा मिथुन के लिए बढ़ता है, राइट? अब ये भी क्वेश्चन आ गया। अब देखो, मैक्सिमम लेवल यूरिया का, मैंने आपको बताया था ना कि यूरिया का जो लेवल है 1% होता है, बट यहाँ क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम लेवल, ठीक है? तो मैक्सिमम 3% है, ठीक है? बट अगर यहाँ पर ऑप्शन होती 1%, तो फिर हमने 1% लिखना था, ठीक है? अब लोएस्ट चलो हमने यूज अप कर लिया इसमें, तो 3% का आंसर। नेक्स्ट है जी, पैराकीराटोसिस। पैराकीराटोसिस पिग्स में, पहले ये भी याद रखना कि इसमें क्या होता है, इसमें मसल्स जो होती है ना पूरी नलिफाई हो जाती हैं, जो जो स्केल की फॉर्म से पशु में उड़ती रहती हैं, जो उसकी मसल्स सर हैं वीक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर, ये जो यूरिया वाला है ये 1% और 3% ड्राई मैटर, और इससे भी तो वेरी करता है ना सर शायद से, कि ड्राई मैटर इनटेक का कितना होना चाहिए और उस हिसाब से शायद। यार इसमें पता क्या है, वेन एवर वी गोइंग टू टॉक अबाउट मैक्सिमम लेवल ऑफ इंक्लूजन की बात करेंगे ना, हमेशा ड्राई मैटर के बेसिस पे बात होती है, ठीक है? जब भी ये बात होगी ना न्यूट्रिशन में, कोई भी बात कर ले, एज सच बेसिस पे बात ही नहीं होगी। ऑलवेज देयर इज, वेन एवर वी हैव टू इंक्लूजन लेवल किसके बताए है ना, तो देयर इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि हमने ड्राई मैटर बेसिस पे बात करी। जब सप्लीमेंट्स की बात हो तो फिर तो ऑब्वियसली होता है, राइट? जैसे हमने ओके। जैसे हरा चारा है ना, मैं हरा चारा बोलूंगा कि आपने ना ये पशु को 30 किलो तक अपना हरा चारा देना है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट हरा चारा देना है, तो उसमें मॉइस्चर इन्वॉल्व है। बट मैं बोलूंगा कि इस पशु को 15% ड्राई मैटर पूरा कर दो, तो फिर मैं ड्राई मैटर, मतलब टेक्निकल टर्म ड्राई मैटर है,
एज सच बेसिस में, जैसे हम बहुत टेक्निकल हो जाए फार्मिंग के बेसिस पे, जैसे किसी फार्मर को हमने सजेशन देनी है ना, तो फिर हम बताएंगे कि अगर लेटर से मैंने अपने पशु को 15 किलो ड्राई मैटर पूरा करना है, तो 15 किलो में मैं कोशिश करूंगा अपने पशु को ना 7 किलो हरे चारे से पूरा करूं। तो फार्मर फिर कंफ्यूज होएगा कि नहीं, 7 किलो फिर मैं हरा चारा डालू, मेरे 7 किलो वो ड्राई मैटर पूरा हो जाएगा। तो दैट इज नॉट द केस। फिर उसको और दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मेरे हरे चारे में इतना ड्राई मैटर है, तो मैं कितना दूंगा तो फिर जाके मेरा 7 वाला पूरा होगा। ठीक है। ठीक। पैराकीराटोसिस की बात करें तो पिग्स के केसेस में होता है, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस है ना, तो आपको पता है कि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये याद रखना। कॉपर, हाँ, ये एक ना थोड़े से एंटागनिस्ट होते हैं, ये अपने शायद टॉक्सिकोलॉजी में पढ़े होंगे ये क्वेश्चंस, कि जब भी कॉपर बढ़ेगा मोलिब्डेनम कम होगा, जब मोलिब्डेनम कम होगा तो कॉपर बढ़ेगा, तो ये थोड़े एंटागनिस्ट होते हैं, तो दैट्स व्हाई अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो मोलिब्डेनम डाइट में ज्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी एलिमेंट्री, हमारी जो होती है कीटोसिस कैटल में कब होती है? एलिमेंट्री कीटोसिस अकर इन कैटल फेड विद स्पॉइल्ड साइलेज दैट कंटेन एक्सेस ऑफ, क्या आंसर चाहिए आपके सामने है, अब पता चल गया ना आपको कि स्पॉइल्ड साइलेज मतलब कब हुआ, जब बुटारिक एसिड बढ़ गया, तो आपके कंसेप्ट्स वहां भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, कि जब भी स्पॉइल्ड साइलेज होगा मतलब उसमें बुटारिक एसिड ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई वो इब्राहिम वाले कंसेप्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ गया जी हमारा मॉलिबेडेमन टॉक्सिसिटी। मॉलिबेडेमन टॉक्सिसिटी अगर होगी तो क्या होगा, चलो ये तो आपके सामने आंसर है ना, ये तो आपने याद कर लिया। बताइए जी डायगनल डिजीज किस मिनरल की वजह से होती है? लीनियम सेलेनियम। टॉक्सिसिटी। हाँ जी, लीनियम टॉक्सिसिटी। दोबारा बताइए प्लीज। लीनियम की सर। हाँ थोड़ी वॉइस, हाँ सेलेनियम की। ब्लाइंड स्टैगर किसकी वजह से है? ब्लाइंड स्टैगर्स, ये ना आपके क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी से यार, थोड़ा सा ना टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है ना, टॉक्सिकोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन है सारे ये आई गेस सेलेनियम की वजह से है। ठीक है, तो याद रखना सेलेनियम के जो फॉलिंग डिजीज भी है, थम्स भी है, ये आयरन भी इसका आंसर है, और हाँ आयरन ही इसका आंसर है, और कई बार कॉपर भी मतलब में किसी में है इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ब्लाइंड स्टैगर्स वगैरह ये सारा एंजाइटी अटैक्सिया वगैरह ये सेलेनियम का है, राइट। सर थम्स तो आयरन में होता है ना, मतलब पिगलेट में थम्स जो। मैं आपको वही बता रहा हूँ, फॉलिंग डिजीज जो टर्म है ना, फॉलिंग डिजीज ये कॉपर में है। ओके सर। ठीक है, तो ये सारे मतलब ये लिखी जाओ साइड साइड में, पेपर में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इस हिसाब से आते रहेंगे। ठीक है, तो जितनी भी बीमारियां आ रही है लिखी जाओ साइड साइड में, ये टॉक्सिकोलॉजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं भी काफी टाइम हो गया मेरे को भी, है ना, बट ये है उसके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आ गया जी हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द कंसंट्रेट फीड। अब हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों डालते हैं? ब्लोट को हटाने के लिए, या फैट की ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए, या फैट की ऑक्सीडेशन को बढ़ाने के लिए, या कोगुलेशन करने के लिए? बताइए जी। एंटीऑक्सीडेंट, अब तो ये तो ना बेसिक कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, दैट्स वेरी सिंपल, ये आपको पता ही है ना। हम्म। अब ना ये एनर्जी वाला सिस्टम आपको अच्छे से पता है, ये वाला क्वेश्चन आ गया, चलो हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर ग्रेटर देन न्यूट्रलाइसिस। चलो ये तो आप पढ़ ही लिया आपने आंसर। आपको ये चार्ट पता है ना, ग्रॉस एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी, नेट एनर्जी, ये पता है सारा क्या क्या डिफरेंस है? कुछ आइडिया है इसके बारे में यार? इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ यार, कोई मतलब कोई आइडिया है, ग्रॉस एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी, नेट एनर्जी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पेपर में इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, हम डिस्कस कर लेते, छोटा सा टॉपिक है, प्लीज लेट मी नो अगर क्लियर नहीं है तो। सर एक बार बता दीजिए इसके बारे में। यार सबसे पहले हमारी ग्रॉस एनर्जी, जीई, राइट। जीई मतलब जब हम पशु की एनर्जी का एस्टिमेशन करते हैं ना, तो हम ग्रॉस एनर्जी सबसे पहले लेते हैं, जिस ग्रॉस एनर्जी में है कि हम पशु को जब कैलकुलेट करेंगे पशु की कितनी क्या नीड्स है, तो हम पशु की जो सभी है, पशु का यूरिन से जो एनर्जी निकली है, या फीसिस से निकली है, या हीट इंक्रीमेंट से निकली, सभी इंक्लूड करेंगे। सो ग्रॉस एनर्जी इज अ ब्रॉडर टर्म। फिर आता है मेटाबॉलिक एनर्जी। मेटाबॉलिक एनर्जी में हम क्या यूज करते हैं, हमारा सिर्फ यूरिन को साथ में एस्टिमेट नहीं करते हैं,
ठीक है, यूरिन को भी साथ में मतलब ग्रॉस एनर्जी में हमने सिर्फ फीसिस को इंक्लूड किया था। और जब हमने इसकी बात करेंगे मेटाबॉलिक एनर्जी की, तो हमने और स्पेसिफिक कर दिया, यूरिन को भी इंक्लूड किया। ठीक है, अब जब बात आएगी और इसको स्पेसिफिक करने के लिए, अब एनर्जी के लॉसेस हो रहे हैं ना, एनर्जी के लॉसेस डिफरेंट डिफरेंट से हो रहे हैं। ग्रॉस एनर्जी में हमने सिर्फ फीसिस को देख लिया, है ना। मेटाबॉलिक एनर्जी में हमने यूरिन को भी इंक्लूड कर दिया। फिर मेटाबॉलिक एनर्जी से आगे आया नेट एनर्जी। नेट एनर्जी में हमने फिर साथ में क्या क्या इंक्लूड किया, फीसिस को भी इंक्लूड किया, यूरिन को भी इंक्लूड किया, साथ में हीट इंक्रीमेंट को भी इंक्लूड किया। जो पशु खाएगा, ह्यूमन में जाएगा, ह्यूमन का साइज पता है 150-200 लीटर की कैपेसिटी का है, कितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, वो सारी हीट जनरेट होगी, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। सो आंसर मतलब फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, नेट एनर्जी बच जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट याद रखना, ग्रॉस एनर्जी, देन मेटाबॉलिक एनर्जी, देन हमारी नेट एनर्जी। ठीक है, तो ये भी याद रखना हम किस में क्या क्या यूज करते हैं। जो पोल्ट्री वगैरह है ज्यादातर है, मतलब एनर्जी को एस्टिमेट करने के लिए हम जो पोल्ट्री में हम एमई यूज करते हैं, राइट। क्यों करते हैं, एमई वैल्यू यूज करते हैं ज्यादातर। उसमें सर यूरिन का अलग कुछ है नहीं? हाँ, उसमें क्लोका होता है, उसमें यूरिन भी एक जगह से आना है, और उसमें से मतलब फीसेस भी एक जगह से है ना, सो दैट्स व्हाई। बाकी जो हमारी रूमिनेंट्स है हम उसमें टीडीएन वगैरह में एस्टिमेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट आएगा जी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है, नाइट्रेट्स आर मोर टॉक्सिक टू रूमिनेंट्स देन मोनोगैस्ट्रिक। पहला है कि नाइट्रेट्स हैं वो हमारी रूमिनेंट्स को ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं एज कम्पेयर टू मोनोगैस्ट्रिक। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, ruminants are more susceptible to HCl toxicity. Next is gossamer is highly toxic to monogastric या plant containing phosphorus। चलो ये तो आंसर आपके सामने है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि जो नाइट्रेट वगैरह वाली पॉइजनिंग है ना, वो खास करके जो हमारी होगी, वो दैट इज क्वाइटली शो होती है हमारी रूमिनेंट्स के केसेस में। अब नाइट्रेट पॉइजनिंग कब आती है, जैसे हमारा आजकल सीजन है, तो सीजन में क्या है कि लोग लूसन बरसीम राईग्रास खिला रहे हैं अपने पशुओं को। अब लूसन बरसीम राईग्रास सारे ही लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। फार्मर क्या कर रहा है, फील्ड में बहुत सारा यूरिया फेंक रहा है। अब यूरिया फेंक इसलिए रहा है कि उनको लगता है कि जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। अब 1 एकड़ में, है ना, 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 किलो तक यूरिया हम यूज, मतलब बताया जाता है एग्रीकल्चरिस्ट की तरफ से या न्यूट्रिशन की तरफ से, कि आप अगर आपकी जमीन का 1 एकड़ है, तो आप एटलीस्ट 20 से 25 या 30 किलो तक आप अपना यूरिया यूज अप करो। वो भी कब यूज करना है, जब आपने अपनी फील्ड को पानी नहीं लगाया है। अब लोग क्या करते हैं, पानी लगा देते हैं अपनी फील्ड्स में और उसके ऊपर यूरिया फेंक देते हैं, तो वो सारा लीच आउट हो जाता है। पहले यूरिया फेंको, उसके ऊपर पानी लगाओ ताकि वो नीचे एब्जॉर्ब हो। अब हो क्या रहा है, नाइट्रेट पॉइजनिंग के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, कि लोग क्या कर रहे हैं, 1 एकड़ में जहां 25 किलो देना होता है ना यूरिया फील्ड में, लोग दे रहे हैं 300, 400, 400 किलो। सोचो, अब हो क्या रहा है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, डेयरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ा ये दिक्कत की कॉज हो रही है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में क्या है, फार्मर हाई प्रोटीन वाली फीड दे रहा है ना, 19, 20, 21, 22% वाली फीड दे रहा है। और साथ में साइलेज या कुछ भी हो, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हरा चारा अवेलेबल नहीं होता, हाई प्रोटीन वाला हरा चारा अवेलेबल नहीं होता उसके पास। ज्यादातर वो मक्का वगैरह ही होगा, उसमें प्रोटीन नहीं इतनी ज्यादा होती है, एनर्जी रिच होती है। तो वो हाई प्रोटीन डाइट यूज करता है, मतलब जो दाना यूज करता है, फीड यूज करता है। चलो गर्मियों का मौसम उसका अच्छे से हो गया। अब सर्दियों के केसेस में क्या कर रहा है फार्मर, फीड वो यूज कर रहा है हाई प्रोटीन वाली, और साथ में बरसीम लूसन भी यूज कर रहा है जिसमें ऑलरेडी प्रोटीन हाई है, और ऊपर से बरसीम लूसन में बहुत सारा यूरिया यूज की हुआ है, जिसकी वजह से प्रोटीन और कंटेंट बढ़ गया। अब इसलिए रिपीट ब्रीडिंग के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है कि जैसे अब पशु में लेटा से पशु ने प्रोटीन खाया, है ना, प्रोटीन खाया, मतलब पता नहीं किससे कहां से प्रोटीन आया, जैसे यूरिया से आया, यूरिया से आया, पशु ने यूरिया खाया, एकदम से वो टूट गया, एकदम से टूट के क्या बना, अमोनिया बना। अब जो लिवर है उसके ऊपर बहुत भार पड़ रहा था कि एकदम से पशु ने यूरिया खाया, अमोनिया बन गया। अब उसको था कि वो डिटॉक्सिफाई कर देगा, है ना, बाहर कर देगा, फिर उसको यूरिया भर के बाहर एलिमिनेट कर देगा। लेकिन अब यूरिया की ब्रेकडाउन ज्यादा स्पीड से हो रही है, तो अमोनिया ज्यादा बढ़ रहा है। अब जब अमोनिया ज्यादा बढ़ेगा, तो वो फीसिस से बाहर नहीं जा पा रहा, वो उल्टा क्या हो रहा है, ब्लड में बढ़ना शुरू हो गया है।
अब अमोनिया अब पेट में ही है, तो अब अमोनिया कहाँ ही जाएगा, वो ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। ठीक है। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जब बढ़ गया, तो पशु में क्या होगा, एग नहीं रिलीज होगा। तो दिस इज द मेन रीजन कि सर्दियों के केसेस में रिपीट ब्रीडिंग के केसेस क्यों आ रहे हैं, कि फार्मर बहुत हाई प्रोटीन फीड्स यूज, मतलब हाई प्रोटीन फीड वो यूज कर रहे हैं जो गर्मियों में यूज हो रही थी। चाहिए क्या था कि सर्दियों में ये फीड का फॉर्मूला अलग हो, गर्मियों में फीड का फॉर्मूला अलग हो, है ना। क्योंकि गर्मियों में भी तो चलो आपके पास कोई ऑप्शन थी ही नहीं फॉडर में, तो आपको अपने फीड में ही अपना प्रोटीन लेवल हाई करना पड़ा, है ना। बट सर्दियों में आपके पास दाना भी हाई प्रोटीन वाला हो गया, आपके पास हरा चारा भी हाई प्रोटीन वाला हो गया, है ना। तो वो हाई हाई प्रोटीन के चक्कर में ना रिपीट ब्रीडिंग के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। यूरिया गलत नहीं है, डेयरी फार्मिंग में जब हम बात करते हैं ना यूरिया के बारे में, तो लोगों को लगता है यार ये यूरिया इसमें, अब आपने को पता होगा ना यूनिवर्सिटी में बनते हैं यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक्स बनते हैं, तो लोगों को लगता है कि जैसे यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ होता है ना, आपने देखा होगा यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ, को भी हम डिस्कस करेंगे कहीं अगर टाइम लगा तो। यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ में भी हो क्या रहा है कि फार्मर बड़े डर रहे हैं कि यार ये स्ट्रॉ को इन्होंने यूरिया से साथ में किया हुआ है, ये तो हमारे पशुओं को खराब कर देगा। दैट इज नॉट द केस। यूरिया बहुत एक अच्छी चीज है, बस लिमिट में यूज करना चाहिए, है ना। यूरिया को अगर हम बात वही होगी जैसे हमने वीट खाई, गेहूं खाई, पशु ने एकदम से ब्रेकडाउन हुआ, एसिडोसिस होगी, पीएच एकदम से नीचे चलेगी, तो पशु को वो एसिडोसिस केस बन गया। यूरिया में क्या हो गया कि अगर तो हम इसको यूज करेंगे एज अ सप्लीमेंट के तौर में, तो वो नाइट्रोजन देगा, तो फिर नाइट्रोजन अमोनिया से, है ना, यूरिया से नाइट्रोजन आएगा, तो नाइट्रोजन यूज अप करके बहुत सारे अमाइड्स अमाइन बन पाएंगे, बहुत सारी माइक्रोबियल प्रोटीन बन पाएगी, है ना। तो दैट इज अ गुड सोर्स हमारे प्रोटीन को बनाने के लिए, क्योंकि पशु को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत कहते हैं ना कि हमारे पशु को ये खल देनी चाहिए, ये खल देनी चाहिए, ये खल अच्छी है, ये अच्छी है, सुपरफिशियली वो बातें हैं, लेकिन पशु को किससे मतलब है, पशु को सिर्फ मतलब है कि उसको नाइट्रोजन मिलनी चाहिए, क्योंकि पशु हमारी प्रोटीन पे डिपेंड ही नहीं है। वो कह रहा है भाई आप मेरे को ना सिंपल सिंपल नाइट्रोजन दो, मैं अपने आप से अपनी माइक्रोबियल प्रोटीन बनाऊंगा। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे वो सोयाबीन खल दो, चाहे वो अमोनिया वो यूरिया दो, चाहे वो आप गेहूं दो, सॉरी ग्राउंडनट केक दो, चाहे आप अपनी डीडीजीएस दो, कोई भी खल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ फर्क पड़ेगा कि भाई आप मेरे को प्रोटीन दे रहे हो, मैं इसको अपने हिसाब से देखूंगा। अब उसके पास सारा रिकॉर्ड आ गया, अब वो सिर्फ उसका नाइट्रोजन कंटेंट यूज करेगा और उससे अपनी माइक्रोबियल प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो अब यूरिया से उसको बहुत हेल्प होती है, अब यूरिया से वो एकदम से टूटेगी और एनिमल को लगेगा भाई ये बड़ी अच्छी से मेरे को, मेरे पास एन आना शुरू हो गया है, तो वो अपना माइक्रोबियल प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। बट हो क्या रहा है कि फार्मर ऊपर से और नाइट्रोजन यूरिया देना शुरू कर देता है, और ह्यूमन भी बेचारा कितना काम कर लेगा, वो भी देखता है यार मेरे पास तो जितनी नाइट्रोजन पहले थी वही नहीं यूज हो रही, आप मेरे को और दे ही जा रहे हो, है ना। तो उस चक्कर में तब हो रहा है कि ज्यादा अमोनिया बन जाती है, जिसकी वजह से फिर वो जगह तो मिल नहीं रही, कहाँ से कहाँ वो बाहर निकलेगी, तो फिर वो ब्लड में ही जाती है, और जब ब्लड में जाएगी तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा तो कंसेप्शन में इश्यूज आएंगे आएंगे, राइट। तो ये याद रखना कि क्या क्या दिखते हैं, ये तो आपके सारी स्टोरी मैंने आपको समझा दी, ये तो अब इजी रहेगा क्वेश्चन आपके लिए, है ना। ये फिर ना फाइटेट्स वाले क्वेश्चन वो एंटी न्यूट्रिशन वाले ही हैं, ये लिख लो, वही सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो हमने याद रखना है इसके वजह से इसमें। ओके, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल फॉर एस्टिमेटिंग द बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए क्या आइडियल नहीं है, गुड न्यूट्रिशन वैल्यू, है ना, एक रेस्टिंग पोजीशन आ गई इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग, हाँ, इसमें शर्म वही है, क्योंकि एनिमल में जब भी पशु ने कुछ खाया तो एटलीस्ट 24 आवर्स लगते हैं उस चीज को डाइजेस्ट होने के लिए, फर्मेंट होने के लिए, और फिर वो वोलेटाइल एसिड में बन के फिर यूज अप होने के लिए। सो इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारी इसमें, राइट। नेक्स्ट आगे ट्राई साइंटिफिक नेम हमारे बरसीम का, वो आपको पता ही है ना। तो ये तो रट्टे वाले क्वेश्चन है, यू हैव टू मैनेज इट आउट। नेक्स्ट आ गया जी ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट फॉर कैटल, है ना, ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता ही होगा मोस्टली, है ना, ज्यादातर कि ज्यादातर कितना रखते हैं, 2 से 2.5 किलो रखते हैं, लेकिन अगर बफलो होता तो फिर आंसर क्या होता, प्लीज लेट मी नो, बताइए जी। 3% होता था तो 3 के अप्रोक्स। नहीं नहीं यार, और कम हो जाता, ठीक है।
जो मतलब ये है, मतलब फीड का आप याद रखना। पेपर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जैसे 2.5 किलो पे, 2.5 किलो दूध पे हम 1 किलो फीड देते हैं गाय के केसेस में, ठीक है। और भैंसों में हम क्या करते हैं, 2 किलो दूध पे 1 किलो कंसनट्रेट देते हैं। पेपर में ये याद रखना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैटल, देन हम 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड देंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बफलो, देन 2 किलो दूध पे 1 किलो फीड देंगे, राइट। तो ड्राई मैटर ये ना कई बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पेपर में, तो ये भी आप इजीली याद करना कि क्वेश्चन कई बार आ जाएगा कि हमारे पास 400 किलो का पशु है और वो 15 किलो दूध दे रहा है, तो उसको कितना ड्राई मैटर चाहिए होता है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, बेसिक सा फंडा वही है, 2.5 से 3% वाला, आपने वेट से मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो वो एक आ गया। प्लस आपने जितना दूध है ना उसका 1/3 कर लेना है। लेटर से 15 किलो दूध दे रहा है, उसका 1/3 करोगे तो 5 किलो हो जाएगा। जितना बॉडी वेट से आएगा और दूध से आएगा उसको प्लस कर दोगे, तो वो टोटल ड्राई मैटर निकलेगा आपके पशु के लिए। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आते रहते हैं, तो ये आप अपने उस हिसाब से बताइए। अब आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारे मैमल्स में। तो ये ना अब जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा ना, तो मैं एकदम से ना पेप्टाइड्स लिख सकता हूँ मेरे में। अटेम्प्ट मेरे को टेम्पटिंग लगता है, मेरे को लगता है ना, बिकॉज प्रोटीन तोड़ेगा अमीनो एसिड्स में, फिर पेप्टाइड्स में। अब इसमें ऑप्शन है यूरिया। अब यूरिया तो एंड प्रोडक्ट हो गया ना, तो एंड प्रोडक्ट यूरिया ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लगता है कि पेप्टाइड शुड बी द आंसर, बट यहाँ पर पूछ रहा है कि एंड प्रोडक्ट मतलब सब कुछ हो हा के प्रोटीन टूट गया, माइक्रोबियल प्रोटीन बन गया, अमीनो एसिड टूट गए, पेप्टाइड्स टूट गए, है ना, अमाइन अमाइड्स टूट गए, तो एंड में जो फीसिस से निकलेगा क्या निकलेगा, यूरिया निकलेगा। सो दैट्स द आंसर इज यूरिया। ऐसे क्वेश्चंस भी कंफ्यूजन कॉज करते हैं, तो बट टेक केयर अबाउट दिस, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, ल्यूमिनल एसिटिक एसिड इज यूटिलाइज्ड फॉर द, वही आ गया है ना। एसिटेट हमारा दूध में फैट के लिए है, प्रोपनेट हमारे दूध की वॉल्यूम में है, तो एसिटेट हेयर इज यूज फॉर द मिल्क फैट, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गई FLHS, ये फैटी लिवर हेमोरेजिक सिंड्रोम होता है लेयर्स में। ये कब आता है हमने उस बारे में देखते हैं, हमारी क्या क्या है। हाँ, इसमें है फैटी हाई प्रोटीन। ये यार सिंपल से क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आंसर सामने लिखा हुआ है, ये याद करने के लिए डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें डिस्कस करने का कुछ है नहीं, ये आप याद कर लेना। अब ये भी ना एक सीक्वेंस होता है, ये याद करने के लिए है, ये फीड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, राइट। कि प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो क्या क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना होगा, बाद में क्या करना होगा। जैसे पहले हम जैसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, मतलब ये मत समझना आते नहीं आते हैं कि किस हिसाब से सीक्वेंस चलना चाहिए फीड फैक्ट्री में, कि हमने रॉ मटेरियल को रिसीव करके क्लीन कर लिया, पैलेट कर लिया, फिर क्रम्बलिंग की, ग्राइंडिंग की, क्या किया। तो उसका सीक्वेंस ऐसे है, जैसे हमने सबसे पहले तो रॉ मटेरियल खरीदा, उसको क्लीन कर लिया, है ना। उसके बाद हम पैलेट्स तो बाद में करेंगे, पहले तो उसको मिक्स मुक्स करेंगे ना, तोड़ेंगे, ग्राइंडिंग कर दी, मिक्स कर दिया, है ना। उसके बाद उसकी पैलेटिंग करेंगे, सॉरी स्टीमिंग करेंगे, स्टीम जब कर दिया तो स्टीम के बाद उसके पैलेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे सीक्वेंस आप जनरल नॉलेज से ही आप कर लोगे, बस वही तरीके से ऐसी ऑप्शंस हैं। तो ये भी क्वेश्चन एज इट इज कहीं नहीं आएंगे, ये अभी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं, बट फीड टेक्नोलॉजी में आपका अच्छे से होगा, है ना, वो फीड टेक में पढ़ा होगा आपने, तो वहां पर अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया जी हमारा इंपॉर्टेंट, ये ये ना क्वेश्चंस ऐसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक का आ गया, है ना। तो आंसर तो आपके सामने है ही है, लेकिन इस क्वेश्चंस में ना हमारे बाकी चीजें ना रह जाएं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या होना चाहिए। जैसे अब तो यहाँ पर आ गया हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, तो आपको पता है कि इसका प्रोलीन आंसर है ना। बट हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, हमें सभी कुछ दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा सल्फर कंटेनिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे मिथनिन और सिस्टीन है ना। तो इस तरह के से अलग अलग चीजें हैं कि हमारे पशु में अलग अलग क्या है। जैसे अब क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, मैंने लिखे हुए थे आपके लिए क्वेश्चन, जस्ट वेट। हाँ, अब हेट्रोसाइक्लिक यहां पर आपने आंसर पढ़ लिया कि इसका आंसर प्रोलीन है, लेकिन और कौन कौन से हमारे हेट्रोसाइक्लिक हैं वो भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में श्योर तो नहीं है कि प्रोलीन वाली ऑप्शन ही आएगी। तो हेट्रोसाइक्लिक हमारे कौन कौन से हैं, प्रोलीन है, हिस्टिडीन है, ट्रिप्टोफैन है। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से याद रखना, पेपर में आते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड, सो लिख ही लो साथ साथ में। एरोमेटिक में कौन कौन से हैं,
हमारा ट्रिप्टोफैन है, हमारा टायरोसिन है, हमारा एक फिनाइल एलानाइन है। ठीक है, तो एरोमेटिक भी हमारे हो गए। ठीक है, फिर हमारे हैं एलिफेटिक, मतलब जिसमें जस्ट जनरली रिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो हमारे बाकी सारे हैं। ग्लाइसिन हो गया, एलानाइन हो गया, लाइसिन हो गया, वेलाइन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया। तो ये चीजें सारी याद रखना, क्योंकि पेपर में सिर्फ एक हिसाब से क्वेश्चन नहीं आएंगे। होमोसाइक्लिक आ जाएगा, है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक आ गया था, होमोसाइक्लिक आ जाएगा तो हमारा टायरोसिन आएगा और फिनाइल एलानाइन आएगा। ठीक है, तो ये ऐसी क्लासिफिकेशंस हैं। एक एक और था इसमें, हाँ, एक आएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक वाले हमारे कौन कौन से अमाइनो एसिड है? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ये भी लिख लेना पेपर में अपने साथ साथ नोट्स में, क्योंकि में आ सकता है। फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक अमाइनो एसिड्स, कौन कौन से हैं? देन द आंसर इज हल, हिस्टिडीन, अर्जिनिन और हमारा लाइसिन। तो ये याद रखना, ये सभी साथ साथ में लिखते रहना, बिकॉज पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन उस हिसाब से है। कई बार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, कैसे लगाओगे? डॉक्टर साहब, आइडिया है? लेट अस से क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एसिड बेस के बेसिस पे। बस बस, वेरी गुड, है ना, बस एसिड बेस पे इसी से हम कर लेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इस हिसाब से इनको टैकल करना है, कुछ अलग से नहीं है, बस उसको घुमा फिरा के वैसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। राइट, नेक्स्ट आ गया जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल अकरिंग कीटोहेक्सोस, है ना, कौन सी हमारी कीटो वाली फॉर्म्स हैं जो नेचुरल फॉर्म में आती है शुगर? तो वो हमें अच्छे से पता ही है, हमारी फ्रक्टोस है ना, जो नेचुरल अकरिंग है। बस इसके ब्रेकडाउन अच्छे से पढ़ लिया करो, है ना, जैसे हमारा लैक्टोस है, लैक्टोस टूट के क्या क्या बनेगा, है ना, फ्रक्टोस टूट टूट के क्या बनेगा। तो ये सिंपल बायोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट आ गया जी, विच वोलेटाइल फैटी एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क फैट। दूध में फैट कहाँ से आएगी, ये अच्छे से आपको क्लियर है? फिर बताइए फिर भी आप। एसिटिक एसिड। राइट 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 राइट, टोटली, है ना। नेक्स्ट आ गया जी, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनर्जी लॉस्ट इन मीथेन। तो ये रट्टा मारना, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब मगा भी करना, बस दैट्स इट। इसमें कोई ऐसा है नहीं अलग से, मैकडोनल्ड से क्वेश्चन उठाया गया है। सो द आंसर आपने सिंपल याद रखना 7%। जो सिंपल याद रखना कि ग्रॉस एनर्जी मिथेन की, क्योंकि मिथेन इमिशन आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना पड़ा है, बिकॉज मिथेन इमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है। मिथेन क्यों हमारे डेयरी सेक्टर से इन्वॉल्व है? बिकॉज हमारी जो गायें हैं, भैंसें हैं, वो गोबर करती हैं, गोबर से जो स्मेल आती है वो मिथेन की वजह से आती है। और मिथेन हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में वन ऑफ द प्राइमरी इंपॉर्टेंट गैस है। सो इसीलिए मिथेन का याद रखना। कितना लॉस करता है परसेंटेज ग्रॉस एनर्जी बॉडी वेट के? 7% याद रखना। 7 के आसपास जितनी ऑप्शन होगी बस उसको टिक मार्क कर देना। ये स्पेसिफिक मत करना 6.42 से, इस हिसाब से, क्योंकि कई बार 7.8 भी लिखा होता है, कुछ भी लिखा, तो 7 आपने याद रखना है। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बिकॉज बिकॉज आजकल आपको पता है कि नेस्ले जो है, हमारी जो सबसे बड़ी आजकल कंपनी है ना, नेस्ले, जो दूध की है, बच्चों का जो भी सामान मिलता है, चॉकलेट्स वगैरह, तो इसको सबसे बड़ा इशू, नोटिस इशू हुआ है, बिकॉज नेस्ले सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है दूध से, है ना। दूध से ही वो बेबी फीड बना रही है, जो सेरेलक वगैरह जितना भी कुछ बन रहा है ना, जो चॉकलेट्स वगैरह, सबसे ज्यादा दूध ये यूज कर रही है। तो दूध किससे आ रहा है? हमारी भैंसों से ही आ रहा है ना। तो भैंस से जितना ज्यादा दूध ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो भैंस से गोबर भी कर रही होंगी। तो इसलिए इनको काफी बड़ा नोटिस आया, तो इन्होंने, इनका भी 200-300 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, जिसमें इन्होंने सिर्फ अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं कि मिथेन इमिशन को हम कम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम डाइट दें, फीड दें, कि जैसे हमारा मिथेन जो गैस इमिशन है वो कम होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे डाइट्स में, राइट। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In grazing animal, grazing high molybdenum and high sulfate content of forage causes harm। अगर कोई एनिमल ग्रेज कर रहा है और वो हरा चारा खा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा मोलिब्डेनम और सल्फेट कंटेंट है, उसकी वजह से किसकी डेफिशिएंसी होगी? तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये फिर हमारे टॉक्सिकोलॉजी वाले ही हैं। तो बस आप याद रख लेना, बिकॉज आपको इतना पता है कि मोलिब्डेनम जब भी आ गया तो एंटागनिस्ट किसका है? कॉपर का है। तो इससे इजीली हो जाएगा आपको, मोलिब्डेनम जब हाई हो गया तो किसकी डेफिशिएंसी कॉज कर देगा? कॉपर की कॉज कर देगा। सो दैट्स द आंसर ओवर हियर।
है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कहाँ मिलता है हमारे, ये आपको पता है, पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया था। तो दैट इज द केस ऑफ हमारी जिंक के केसेस में आ जाएगा, है ना। आई गेस हाँ जिंक ही है इसका, जिंक जिंक आंसर है, हाँ मैंगनीज उसका अलग है। सेलेनियम वाला फिर क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, है ना। तो सेलेनियम का हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ था, पहले भी हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था ग्लूटाथाइन वाला, है ना। हाँ ये इसमें कंफ्यूजन मत करना, ग्लूटाथाइन पर ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, ऑक्सीडेज इस हिसाब से है। तो पर ऑक्सीडेज इज द राइट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो यार हम ना बाकी क्वेश्चंस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।